के पीछे, उसके सामने जो एक फूलों का जो एक बना हुआ है उसके पीछे ये गन्स होते हैं और ये एक बहुत ही प्रिसाइज मैन्यूवर होते हैं। देखिए यहाँ पे जब चीजें होता है तो पता नहीं चलता इसके लिए कितना प्रैक्टिस। The commandant of the president's bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command. ठीक कह रहे थे सर कि गन की सलामी एक साथ 3 क्रियाओं के साथ समकालीन तौर पर संपन्न होती है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना, सर्विस बैंड द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा प्रस्तुत सलामी का अवसर। ये तीनों चीजें बिल्कुल सटीक समय में, आप सोचिए कितनी सिंक्रोनाइज किया जाता है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस का जरूरत होता है। और अभी आप देखेंगे ये जो राष्ट्रपति का अंगरक्षक है वो चलेंगे और इसके साथ शुरू होता है रिपब्लिक डे का परेड। इसके बाद अब परेड की स्थिति शुरू होगी और ये दरअसल संगीत वाद्यंत्रों के साथ ये शुरू होगी परेड। ये शायद पहली बार हो रहा है कि जनरली जो परेड का शुरुआत होते हैं वो परेड कमांडर के साथ होते हैं, लेकिन इस बार मुझे जितना याद आ रहा है कि पहली बार देख रहे हैं कि एक म्यूजिकल बैंड के साथ रिपब्लिक डे का शुरू होता। अब अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारे बदलाव आए हुए। हाँ, 2025 बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इस साल से ही शुरू हुआ है और इसकी जानकारी के मुताबिक 2025 की हेराल्डिंग 300 प्रतिभाशाली कलाकारों का समूह ये करेगा। ये कलाकार कई स्वदेशी वाद्य यंत्रों की विविध स्वर समिधा का समावेत अर्पण करेंगे। 1 अरब भारतीयों के हृदयों की लय, ताल और कामनाओं के साथ ये प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी साल 2025 से शुरू हो रहा है। और ये क्या बदलाव की जरूरत थी वक्त के साथ सर? बिल्कुल, देखो हर चीज़, कोई चीज़ स्टैग्नेंट नहीं हो सकती। डायनेमिक है होना अपने बदलाव तो एक रूटीन है ज़िंदगी का और बहुत अच्छा बदलाव है। ये दिखलाता है कि भारत के अंदर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका सबका इस्तेमाल हो रहा है और उसके वो लीड कर रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो कि परेड कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल बबनीश होंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर जो कॉलम आएंगे और उनका क्या महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आता जाएगा हम बताएंगे कि इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 2 बातें हैं। इसी का जिक्र हम कर रहे थे सर। हाँ बिल्कुल, संगीत परेड शुरू हो गई है। परेड शुरू, ओके। तो ये तो आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट हर टाइप के मिलेंगे इसके अंदर। हाँ सर, ये पूरे देश से अलग अलग और आप पता क्यों इम्पोर्टेंट है कि कुछ एक ऐसे इलाके नॉर्थ ईस्ट में हैं जो कि वैसे मेन लाइन में पता भी नहीं चलता। हर एक प्रांत के अपने इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रांतों के बीच में भी हैं, तो उनका सबका डिस्प्ले करना एक बड़ी महत्वपूर्ण। और ये जो आयोजन है सर इस संगीत का, इस वाद्य यंत्र का, इस परेड का, ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स वेरी करेक्ट। और यही एक मतलब दिखलाता है कि भारत के अंदर म्यूजिक से कितना कल्चरली रिच है और ये बड़ी अच्छी पहल है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और अब आप जब देखेंगे कि इसके बाद जब परेड स्टार्ट होगी, लेफ्टिनेंट जनरल बबनीश जो हैं वो लीड करेंगे जीओसी दिल्ली। इसके अलावा वीएसएस जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुख्यालय दिल्ली एरिया भुवनेश कुमार के आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो इस बार चर्चा में है भुवनेश कुमार। वो इसलिए है 2-3 बातें हैं। एक तो वो लेफ्टिनेंट जनरल बबनीश की जीओसी हैं दिल्ली एरिया के, वो लीड करते हैं। और दूसरा ये बात है कि इस बार वो और उनका लड़का वो दोनों परेड में हिस्सा ले रहे हैं। उनका जो बहुत बड़ी बात है, जो लेफ्टिनेंट आनंद कुमार हैं वो 61 कैब का दस्ता है उसको लीड कर रहे हैं। तो बड़ी बहुत ही गर्व की बात है। मुझे लगता है ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है जबकि फादर और बेटा
दोनों परेड में भाग ले रहे हों और फादर जो हैं वो परेड को लीड करें। बिल्कुल। और 300 कलाकार इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। यहीं से परेड की शुरुआत हो रही है। तम वाद्य यंत्र हैं, सारे जहां से अच्छा संगीत है। और आपको बताएं कि ये पूरा आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 2025 पहली बार इस तरह से परेड की शुरुआत हो रही है। इससे पहले अश्विनी सर और अनुपम सर बता रहे थे कि पहले परेड के साथ होती थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव इसमें किया गया है और जरूरत के हिसाब से वक्त वक्त पर बदलाव होते रहे हैं। ये बदलाव भी हम देख रहे हैं जब अलग अलग देश के हिस्सों से अलग अलग, जैसा कि सर ने नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र किया, तमाम जगहों से, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, देश के हर हिस्से से कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं और वो इस वक्त परेड में शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ परेड की शुरुआत भी हो गई है। इस बार ये कितना खास है सर? मैं चूंकि इस बदलाव के बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ। देखो बड़ी अच्छी बात है। देखो सच्चाई क्या है, अभी आप देखें कि इस बार जो आपके चीफ गेस्ट हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति परकशन तो इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल एक इंडोनेशिया का कलाकारों कल्चर ने देखें वो भी बहुत रिच है। आह्वान किया उसके अंदर और उधर म्यूजिकल, आकाश में उसके बाद राष्ट्रपति डांस, भवन की और वो ओर से भारत से बड़ा प्रेरित है। आप देखेंगे 129 जितनी भी हेलीकॉप्टर संस्कृति यूनिट के भारत की है, रैन वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह वहाँ अभी भी बरकरार है। और ये तो मुझे लगता है सर हेलीकॉप्टर से एक चीज मैं आप तो बेहतर बता सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि शायद बहुत सालों बाद मैं ऐसा एक दिन देख रहा हूं जहां पे एकदम क्लियर आसमान है, पूरा सनी डे है। 26 जनवरी जनरली कोहरा रहता है, वेदर उतना अच्छा नहीं होता, फ्लाईपर्स के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है मैंने जितने साल सर्विस पर रहा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये अनलिमिटेड विजिबिलिटी है। 26 जनवरी की एक आश्चर्य दिन है। शायद ये बता रहा है कि आने वाले दिन हमारे लिए और कितना अच्छा होने वाला है। तो मैं तो एक गुड ओमेन ही समझूंगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात कही सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और सच्चाई ये है कि भारत एक उभरता हुआ देश है। आज हम ग्लोबल साउथ का एक प्रकार माउथ पीस बन के आए हैं और ये सच्चाई है कि आज पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देखता है। और वो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जिस प्रकार से हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना स्थान बनाया है, इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, नेशनल पावर, और उसके बाद करिस्मेटिक लीडरशिप जो दिखाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अगर आप देखें कि रशिया यूक्रेन लड़ाई और इजराइल हमास की जो लड़ाई थी, एक ऐसा देश जो सबसे बात कर सकता हो और जो युद्ध कराने और युद्ध रुकवाने के लिए पूरी कोशिश भी की। देखो कहते हैं कि रशिया यूक्रेन लड़ाई के अंदर भारत ने एक ऐसा नजरिया अडॉप्ट किया कि कहा कि ये अमन और शांति से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए नेगोशिएटिंग टेबल से। तो ये सच्चाई है कि भारत का जो कद है, अभी आप जो कह रहे थे, ये है अभी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, तो ये लीड कर रहे हैं, ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग है जीओसी डेली एरिया। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल दूसरी पीढ़ी के अधिकारी ने 16 दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में कमीशन किया था। अपने 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के तहत 2 बार सेवाएं देने के अलावा ऑपरेशन रक्षक के तहत द्रास में हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में अपनी बटालियन के साथ ऑपरेशन आर्किड के तहत पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में और ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर में बटालियन के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। जनरल ऑफिसर ने कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन, उत्तरी कमान में एक माउंटेन ब्रिगेड और पश्चिमी सीमाओं पर एक पुनर्गठित आर्मी प्लेस इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली है। आपने सैन्य सचिव शाखा और सेनाध्यक्ष सचिवालय शिकायत सलाहकार बोर्ड में विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों पर काम किया। आप पूर्वोत्तर में एक माउंटेन डिवीजन के कर्नल जनरल स्टाफ ऑपरेशन और उत्तरी कमान में हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में एक कोर के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशन रहे। अपने कार्यकाल में इन्फेंट्री समूह मऊ और काउंट इमरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में अनुदेशात्मक नियुक्तियां भी इनमें शामिल हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर रानीखेत में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल में महत्वपूर्ण विदेशी मिशन पर भी कार्यकाल सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हायर कमान और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने अपने बुनियादी सैन्य पाठ्यक्रमों के अलावा यूनाइटेड किंगडम के आर्मी स्कूल ऑफ एम्यूनेशन से भी कोर्स किया है। जनरल ऑफिसर ने 1 नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया की नियुक्ति ग्रहण की। सर
हाँ बिल्कुल, देखो एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है, इसमें कोई कमांडर शक नहीं। और परेड लेफ्टिनेंट वाइसी जनरल के भवनेश लिए कुमार, ये जैसे बहुत बताया बड़ा कि 3 गौरव, पैरा में इनको कमीशन सम्मान मिला और और दायित्व। इन्होंने फिर फाई कुमाऊँ जो गणतंत्र दिवस यूनिट है परेड की उसको अगुवाई कमांड करते किया। और इनके पास एक्सपीरियंस देखो पहाड़ी इलाके में भी है, डेजर्ट्स के अंदर भी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ये किया है, स्टाफ का भी एक्सपीरियंस है, यूनाइटेड नेशन में भी हिस्सा लिया है और एक बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर है। और ये सच्चाई है कि बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं। और दूसरी बात जो हमने बातचीत की थी, ये पहली बार है जबकि एक प्रकार से फादर और सन इकट्ठे पार्टिसिपेट करेंगे रिपब्लिक डे में। फादर जो हैं वो लीड कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार। सवाल मेरे जहन में आ रहा है सर, ये परेड कमांडर कैसे चुने जाते हैं? पथ पर आगे देखो ये परेड कमांडर ऐसे चुने जाते हैं अपनी जो कि वीरता जीओसी की डेली विरासत एरिया होते दर्ज हैं, कराते वही कमांड प्रेरणा करते हैं पुंज। परेड। और हमारे उसके वो अंदर वीर आप ये जिन्होंने कह सकते हैं वीरता कि को जो जीओसी डेली एरिया होता है वो सिलेक्ट करके होता है। वैसे भी इंडियन आर्मी में जो लेफ्टिनेंट जनरल पहुंचते हैं वो एक सिलेक्टेड ही ऑफिसर होते हैं। तो ये सच्चाई है, ये अपॉइंटमेंट से है कि जो भी जनरल ऑफिसर कमांडिंग डेली एरिया है वही परेड को कमांड करते हैं और जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इसके वो सेकंड इन कमांड हैं। सर ये आप देख रहे हैं जो अभी जो जिप में आ रहे हैं, ये है परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता। सबसे आगे है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ऑनरी कैप्टन और सूबेदार मेजर संजय कुमार। ये दोनों अगर आपको याद है तो कारगिल युद्ध में योगेंद्र यादव को तो हम सब लोग जानते हैं, बुलंदशहर ये के हीरोज है रहने वाले, और उनको इस तमाम बार गोलियां लगी थी उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार बाना सिंह साहब नहीं दिख रहे क्योंकि वो भी हमेशा आते हैं लेकिन शायद उनका तबीयत खराब है। और अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह वो भी है। ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान है क्योंकि आप देश के सर्वोच्च मिलिट्री जो ऑनर है वो आपको मिल चुका है और आप परेड के एकदम शुरू में रहते। इट्स एन सैल्यूट ऑफ द नेशन टू योर ब्रेवरी एंड गैलेंट्री। बिल्कुल सर। ये जो आपका परमवीर चक्र है ये सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ड्यूरिंग द वॉर और अशोका चक्र है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग What a visual treat. पीस टाइम। अभी आप देखें ये जो आ रहा है कि अब जो प्रेसिडेंट हैं सबेंतो Proud moment for our इंडोनेशिया chief guest के, too, इनका as the band बैंड goes डिस्प्ले past the बैंड Siligi आ रहा base. है आगे और उसके बाद फिर इनका दस्ता आएगा जो मार्चिंग Snare करने drums, है। जिस belly प्रकार से अब drums, प्रथा बन गई है कि जो भी All एक a part of प्रकार the से band. चीफ गेस्ट होगा उस देश का भी और इस बैंड का नाम है सूलिंग कांका लोकांता। हाँ हिंदी संस्कृत वर्डों से बना हुआ है। अगर आप देखेंगे हाँ। आप पढ़ सकते हैं इसको कि ये जितने भी नाम बिल्कुल बिल्कुल इंडोनेशिया सर, में ये हैं, ये संस्कृत से बना हुआ है जिसका अर्थ है तुरही, हाँ। जबकि लोकांता का अर्थ है स्वर्गिक ध्वनि। देख लो। अब मैं यही कहने के बहुत सारे वर्ड्स जो है इंडोनेशिया में अगर आपको याद होगा इसके पहले प्रेसिडेंट थे सुकर्णो पुत्री, वो सुकर्णो की बेटी है सुकर्णो पुत्री। तो ये जो संस्कृत का जो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है संस्कृत तमिल, ये एक्चुअली इंडोनेशिया हमारा मैरीटाइम Behind नेबर their है। band, अगर आप देखें निकोबर में we जो have गैप है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में marching सिर्फ 100 contingent, किलोमीटर गैप एंड वी शेयर मैरीटाइम बाउंड्री। Indonesian तो ये National हमारा Armed नेबर है Forces, और जो TNI showcase कल्चरल their discipline इन्फ्लुएंस and है national ये pride. बहुत ज़्यादा है। सर, इसके बारे में भी 152 थोड़ा बताइए personnel जो from आगे all तस्वीरें बढ़ branches रही थी। of the TNI. ये इंडोनेशियन आर्म फोर्सेस का एक कंबाइंड दस्ता है जिसमें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति जी है इंडोनेशिया के वो भी एक रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिसर है और ये उनका एक कंटिजेंट है। और ये एक ट्रेडिशन सा बन चुका है पिछले 5-6 साल से कि जो भी चीफ गेस्ट आते हैं उनके देश से एक मिलिट्री दस्ता और बैंड आता है और वो परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी शुरू हुआ था कुछ साल पहले, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेशन है और जो फ्रेंडशिप है वो और गहराई होता है, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। ये अभी देखें आप 61 कैब का है और यही 61 कैवलरी। हाँ 61 कैब जिसको कैवलरी है और इसको लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट आहान कुमार और जो कि लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार के बेटे हैं। और यही बात हम कह रहे थे, पहली बात तो 61 कैब देखो एक माउंटेड
फोर्स जो रेजिमेंट है ये भारत के अंदर ही रह गई है। बाकी जो ज़्यादा मिलिट्री पावर्स हैं उनमें नहीं है, मगर इसका बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है। लड़ाई के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा किया है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और एक प्रकार से भारत इसको बरकरार करके रख रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 3 मूर्ति भवन के सामने जो 3 मूर्ति चौक था, वो जो 3 मूर्ति है ये 3 61st कैवलरी के सोल्जर्स के हैं, और उसका नाम हाइफा चौक इसलिए दिया गया है कि हाइफा में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कैवलरी चार्ज हुआ था वो 61st कैवलरी ने लीड किया था, और 3 मूर्ति भवन के जो 3 मूर्ति है वो 61st कैवलरी के सोल्जर्स के ऑनर में है। का आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल, यानी अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च। सदैव है। और इसकी 2-3 बातें और रंजीत, ये सच्चाई है कि जो 3 मूर्ति था काफ़ी टाइम तक उसका नाम 3 मूर्ति था। अभी लास्ट 5-10 साल से इसका हाफिया चौक भी 3 मूर्ति कर दिया। उसकी वजह यही, लास्ट कोई अगर आपका कैवलरी चार्ज हुआ है तो हाफिया में हुआ था, और वो भारत की सेना ने लीड किया था। ये सर इसके बारे में बताइए, T-90 टैंक। अच्छा, ये एक T-90 टैंक जो है भीष्म है, और ये एक मेन स्टे है भारत की टैंकों का। ये हमने जो है पहले इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो हासिल की थी रूस से। अब हमारे पास जो टैंक हैं T-90, T-72, ये दोनों रशियन ओरिजिन थे, पर T-90 भारत बनाता है, T-72 भी भारत बनाता है, और T-90 जो भारत का मेन स्टे टैंक है ना। और ये सच्चाई है कि इसके अंदर काबिलियत और क्षमता बहुत है। इसने जो भी लड़ाई हुई है अभी जो क्योंकि ये बाद में इंडक्ट हुआ है, अगर कल को लड़ाई होती है तो ये अपनी पावर स्पूट करेगा, और भारत की जो फाइटिंग फोर्स है, आर्मर्ड रेजिमेंट, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम रेजिमेंट जो भारत की वो उसमें T-90, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नवजोत सिंह। इसका आदर्श वाक्य है विजय या वीर गति। इसकी अदम्य भावना को दर्शाता है। रेजिमेंट के रंग और तमाम चीज़ों को लेकर के पूरी तैयारी पहले से की गई है। सर, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये एक इंडियन मेड एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो नाग मिसाइल सिस्टम है, DRDO द्वारा बनाया गया है, और ये एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। और आप साथ में देख रहे हैं BMP। और एक चीज़ और बता दें कि भारत ने अभी एक BMP सेकंड सारथ, यस, और लेकिन एक लक्ष्य फिक्स किया है, शायद बहुत ही जल्दी आप इंडिया मेड जो आर्मर्ड व्हीकल्स है वो भी शायद अगले 5-6 साल में आपको दिखाई देगा। बहुत खास है। और इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। इसके अलावा इन्फेंट्री कॉलम का भी जिक्र हम आगे करने वाले हैं। जैसे जैसे आएगा इन्फेंट्री कॉलम। देखो, BMP-2 की बात करते हैं हम। क्या है कि ये जब लड़ाई होती है तो आप टैंकों से हमला करते हैं, और उसके बाद इन्फेंट्री जो है उसको भी इमीडिएटली फॉलो करना पड़ता है। ये इन्फेंट्री है सर? अभी जो नहीं, अभी इन्फेंट्री नहीं आई है, ये अभी BMP-2 की बात थे। तो वो क्या बात थी कि जो BMP-2 है उसको मैकेनाइज्ड कॉलम होते हैं, उसके अंदर इन्फेंट्री अंदर बैठ के, और वो आर्मर के साथ साथ चलती है। तो ये BMP-2 भी जो थी पहले भारत ने रूस से लिए थे, मगर अभी भारत ने क्या है, ये भारत बनाता है। अब हमने ये जो आगे हैं 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनाई हैं। एक तो ऑल टेरेन व्हीकल बना दी है, जो कि हर एक टेरेन में चल सकती है, और ये भारत की बनी हुई हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है। अगर इस कॉलम देखें, इन्फेंट्री मार्चिंग रेजिमेंट के पहले जो इन्फेंट्री मोबिलिटी, जो इन्फेंट्री का रोल है वो चेंज हो चुका है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न व्हीकल्स के साथ जो इन्फेंट्री का वॉर फाइटिंग टेक्निक है वो चेंज हो रहा है। शायद इस बार इन्फेंट्री मार्चिंग कॉलम के पहले ये जो मैकेनाइज्ड जो दस्ता है, जो इन्फेंट्री आजकल यूज़ करते हैं, तो ये इन्फेंट्री का जो ट्रेडिशनल रोल है वो रीडिफाइन किया जा रहा है। तो शायद एक बहुत ही बड़ा संदेश है। जो मोस्ट ऑफ दिस व्हीकल्स आर मेड इन इंडिया, और ये मार्चिंग कॉलम के पहले इनको दर्शाया जा रहा है। तो एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, जो इन्फेंट्री आजकल लड़ाई में यूज़ करते, उसका जो दिशा बदल हो रहा है उसको दर्शाया जा रहा है। और अगर आप देखें कम्युनिकेशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके सामने सब ब्रह्मोस आ गया है। बिल्कुल। जो ब्रह्मोस है, ये आप देखो, पहले तो जो बता रहे थे ग्रुप कैप्टन साहब, वो है क्या कि जो जिस प्रकार से डिस्प्ले होता है वो सीनोटी से होता है। सबसे पहले आर्मर्ड रेजिमेंट आती है, और उसके बाद मैकेनाइज फोर्सेज आती हैं, और उसके बाद फिर दस्ते आते हैं। ये ऑर्डर ऑफ सीनोटी है भारत है। अब ये जो ब्रह्मोस की बात हो रही है, ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ये सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड की। इसको जॉइंट प्रोडक्शन किया था भारत और रूस ने, और
आज की तारीख में इसको 17 देश ऐसे हैं जो कि ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं। फिलीपींस ने ले ली है। आप सोचेंगे फिलीपींस ने, और वो भी सी वर्जन लिया, क्यों लिया है? क्योंकि सच्चाई है कि जो दादागिरी चीन की है इंडो पैसिफिक में, वो उनके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम डाल रही है। इसीलिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस लिया। इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेना चाहता है। आज की तारीख में इसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर के करीब है। मेरे ख्याल से पिनाका है। हाँ, ये पिनाका पिनाका है। और इसका जो इसको जो लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट तुषार तोमर लीड कर रहे हैं इसको, इसके बारे में भी सर। देखो, पिनाका है, ये एक प्रकार के मिसाइल है और ये मोस्ट एडवांस है। 214 मिलीमीटर इसकी बेसिकली एक प्रकार से इसका डायमीटर है और ये 72 रॉकेट्स डाल सकता है 75 किलोमीटर तक 44 सेकंड। और ये देखिए इसकी देखो पावर कितनी है। आप ये देखो रंजीत, पिनाका की कि 275 किलोमीटर में 44 सेकंड में 72 जो है दाग सकता है। तो इसकी फायर पावर दुश्मन ये सर BM-21 अग्निबाण मल्टीपल ये BM-21 अग्निबाण है। ये गेम चेंजर था आपके कारगिल लड़ाई में। ये भी एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये 120 mm है इसका बोर, और ये 40 रॉकेट 20 सेकंड में डाल देता है और 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसने अपनी पावर्स प्रूव की थी हमारे कारगिल की लड़ाई में BM-21, और अभी जो इसको अग्निबाण बोलते हैं भारत का जो नाम है। और ये देख रहे हैं आप, इसके बाद शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम भी आप देखेंगे, लेकिन एकीकृत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, ये इंटीग्रेटेड बैटल सर्वेलेंस सिस्टम है। देखो क्या होता है कि जब लड़ाई होती है उसके लिए आपको सर्वेलेंस चाहिए और आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये GIS का इस्तेमाल करके ये रियल टाइम इंटेलिजेंस आपको देता है। 100 किलोमीटर तक आपको ये इंटेलिजेंस दे सकता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इसको जो शक्ति है ये कनेक्ट विद इंडिया का जो शक्ति सिस्टम है GIS से उसको करता है। तो बैटल फील्ड सर्वेलेंस है सिस्टम, मुझे लगता है बहुत ही आधुनिक है और ये दिखलाता है कि भारत की कितनी टेक्निकल पावर पहुंच गई। अनुपम सर, और ये आकाश मिसाइल सिस्टम जो आप देख रहे हैं DRDO द्वारा बनाया गया शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा जब आर्मर्ड कॉलम मूव होते हैं उसका जो एयर डिफेंस प्रोटेक्शन है इससे किया जाता है। और इसका वेरियस वर्जन्स है और अभी आ रहा है जो इन्फेंट्री का दस्ता, मैंने जैसे आपको बताया, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, बिल्कुल ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, ये देखो अभी इसमें भी सीनियोरिटीज़ हैं। हमारी जो रेजिमेंट की सीनियोरिटीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं? जब ये रेज हुई थी तो सबसे सीनियर मोस्ट है अभी जो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, और ये सच्चाई है। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो जवानों की हाइट्स है वो हाइट ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। हाँ बिल्कुल सर। तो नहीं, ये एक जब लिए जाते हैं उसके अंदर एक एम्बार्गो है कि इतनी हाइट से ज़्यादा ही जो गार्ड्स के अंदर आपको एज ए सैनिक लिया और जाए। ख़ास बात ये है कि ये रेजिमेंट 48, 65, 71, 65 जब जरूरत पड़ी तब तो परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और एक इसके अंदर बड़ी खसूसियत थी, इससे पहले भूलें, पहले ये प्योर इन्फेंट्री थी, अब ये मैकेनाइज हो गई। अच्छा, ये क्या सर? ये बैंड है। ओके, हाँ, ये बैंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर एंड स्कूल, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। बैंड इसकी क्या खासियत होती है सर? देखो, बैंड तो हर बैंड किसके पास होता है? बैंड होता है इन्फेंट्री यूनिट के पास और इन्फेंट्री जो सेंटर है उनके पास बैंड होते हैं, RT सेंटर के पास होता है। आप कहेंगे बैंड की क्या जरूरत है? बैंड की जरूरत है जब लड़ाई होती थी, जब आप हमला करने वाले हो दुश्मन पे, तो आप ब्यूगल बजाते थे, ठीक है, और फिर आप एक रोंगटे खड़े हो जाते थे, आपके अंदर इतना जोश होता था, आप बिना गोली की दुश्मन गोली चला रहा है आप चले जाते थे। तो इसीलिए बैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है और इन्फेंट्री यूनिट में बैंड और है। अनुपम सर, ये देखिए जाट रेजिमेंट है। जाट रेजिमेंट की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। जाट रेजिमेंट के बारे में थोड़ा बताइए आप। जाट रेजिमेंट का जो मोटो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जाट बलवान जय भगवान। तो शायद यही बता देता है कि जाट रेजिमेंट क्या है। ये बहुत ही पुराना रेजिमेंट है
और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और गढ़वाल राइफल्स के जवान भी आगे और इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट रोहित लक्ष्मण कुडाची। देखो ये सच्चाई है, गढ़वाल राइफल जो रेजिमेंट है ये उत्तराखंड में 2 हिस्से हैं। एक तो कुमाऊं रीजन है, गढ़वाल रीजन। एक कुमाऊं रेजिमेंट अलग है, गढ़वाल रेजिमेंट अलग है। अगेन गढ़वाल रेजिमेंट का बहुत ही पास्ट जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयों में प्रूव कर चुके हैं, चाहे 1947 हो, 65 हो, 71 हो, 99 कारगिल लड़ाई में, और इनके पास भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार ब्रेवरी अवार्ड। और सारे इन्फेंट्री यूनिट का जो टोपी आप देखेंगे ये एक स्पेशल टोपी होता है सबके, जैसे गुरखा रेजिमेंट का एक होता है, गढ़वाल रेजिमेंट का एक होता है। इनका पहनने का जो तरीका है, कोई किसी साइड में टिल्ट होता है। और अब देखिए सिख लाइट रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता इस वक्त कर्तव्य पथ पर कदम ताल कर रहा है। सर इसके बारे में भी बताइए। ये भी एक नया चीज है, जो बैंड है इसको आजकल मिक्स किया जाता है ताकि पार्टिसिपेशन सारे रेजिमेंट। रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना एक सोल्जर के लिए बहुत ही अहम बात होती है, इसलिए टाइम शॉर्ट करने के लिए और ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बैंड्स का एक मिक्स मैच किया जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे ये काफ़ी सारे बैंड जो है 2-3 रेजिमेंट का मिक्स, और ये महार रेजिमेंट जिसका नेतृत्व कैप्टन अमन सिंह कर रहे हैं, और ये 1 अक्टूबर 1941 को महार रेजिमेंट का गठन हुआ था। सर हाँ देखो, महार रेजिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है, इन्फेंट्री रेजिमेंट है, और इसका जो सेंटर सागर में है। और ये सच्चाई है, ये जब रेज हुई थी तो 1941 में बेलगांव में हुई थी, मगर ये सच्चाई है बहुत ही अगेन बहुत ही काबिल और बेहतरीन रेजिमेंट है, और इसके पास भी काफ़ी गैलेंट्री अवार्ड हैं, और एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि अब आप देखें ये है जम्मू एंड कश्मीर राइफल। आपको मार मारते हैं, इसके बारे में कुछ बताऊंगा। मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट का ही हूँ। ये जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के हैं, वो 18 बटालियन के हैं, और ये जो लीड कर रहे हैं मेजर साहब वो भी 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के हैं, विक्रमजीत सिंह का। हाँ, और ये सच्चाई है कि कारगिल की लड़ाई के अंदर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल ने 2 परमवीर चक्र जीत रहे थे, कैप्टन बत्रा और जो उस टाइम इसका आदर्श वाक्य है प्रशस्त रणवीरता, और युद्ध घोष है दुर्गा माता की जय। मगर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये एक गुलदस्ता है, इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर राइफल में अभी डोगरा भी हैं, उसके अंदर सिख भी हैं, उसके अंदर मोमदन भी। और ये देखिए सर, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता आपके सामने है, और इसकी कमान सूबेदार मेजर एम चंद्र दात के हाथों में है। ये इस बार कुछ बदला हुआ है? नहीं, ये हरदम ही होता है कि जो बैंड होते हैं, जैसे बता रहे थे कि सारे बैंडों को तो नहीं, इनको मिक्स करके और एक कमांड दी जाती जो सीनियर मोस्ट होता है। जैसे मैं बता रहा था, हर इन्फेंट्री यूनिट के पास हर हमारा जो सेंटर है, जैसे महार रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल, इनके पास होता है, और प्लस जैसे आर्टिलरी है और आर्मर्ड के पास नहीं, आर्टिलरी के पास ये पास भी बदल गया। कोर ऑफ सिग्नल्स, जिसका आदर्श वाक्य है तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। ये कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है। ये आप लड़ाई के दौरान जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका देखते कोर ऑफ सिग्नल्स। ये याद रखो कि ये अब जिस प्रकार से भारत की कम्युनिकेशन सिस्टम लड़ाई के दौरान में आपका फ्लूइड होना चाहिए, वो भी हमने लेटेस्ट डेवलप कर चुके हैं, जिससे दुश्मन जो है किसी तरीके से आपको इंटरफेयर ना कर पाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी 3 चीज़ें हैं। आज की तारीख में ये इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, उसके लिए ये एक हमारा पायनियर है कोर ऑफ सिग्नल, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये कोर ऑफ सिग्नल्स हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन देना लड़ाई में और पीस में। और अगला झांकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों का झांकी, वेटरन्स का झांकी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होते, और वो रिटायरमेंट के बाद भी देश सेवा में कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। राज्यपाल बीडी मिश्रा भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस टाइम में बहुत सारे स्टेट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, वो भूतपूर्व सैनिक है, और ये बहुत गर्व की बात है। और खाली यही नहीं, अगर आप देखेंगे हर एक फील्ड में, इंडस्ट्री, सिविल एविएशन, और सर एक चीज और है, इस वर्ष की थीम है विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित है। बिल्कुल।
देखो ये सच्चाई है कि वेटरन जो हैं और ये देखिए सर, नौसेना का बैंड आ गया, इसके बारे में भी अनुपम सर कुछ बताइए। नौसेना का Led बैंड मतलब by Master जो Chief Petty Officer, आपको जो musician, मैं बता रहा था, first फ्यूचर class ऑफ Anthony इंडिया का जो Rao, फ्यूचर है tuned वो clever नेवी कितना ताकतवर है उस पर डिसाइड करेंगे। और ये अच्छा लगता है जब स्मार्टली टर्न्ड आउट नौसेना का बैंड। और एक चीज़ बताओ, इनका जो बैंड होता है ये बहुत पॉपुलर होता है। अगर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आप देखेंगे ये बहुत पॉपुलर धुन बजाते हैं और ये लगभग इनका एक आइकॉनिक स्टेचर है। इस झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ममता और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत कर रहे हैं। बिल्कुल। और नेवी के बाद जो आएगा वो है नेवल डब्ल्यू, Following their band, इंडियन the नेवी naval साइलेंट, marching स्ट्रॉन्ग एंड contingent, स्विफ्ट। 144 मतलब smart शांत, personnel मजबूत और marching तेज। shoulder बिल्कुल। to और shoulder, साइलेंट आर्म symbolizing नेवी the को Indian इसलिए Navy बताया as जाता a है, नेवी का जो combat-ready, सबमरीन आर्म है credible, उसको cohesive साइलेंट and आर्म कहा future-ready जाता है। force। अगर आपको पता है कि जो Lieutenant न्यूक्लियर Commander ट्रायड होते हैं, जो Ahluwalia हमारा घोषित नीति leading the है contingent। वो ये है कि हम कभी पहला न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे, हम कभी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। और उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस ट्रायड का वो है सबमरीन्स। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे तो आपको जो जवाब देना है वो सबमरीन से होता है, क्योंकि वो समुद्र के नीचे रहता है, पता नहीं चलता कहाँ 15 पे है। जनवरी को कमीशन किया गया है। बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी दूसरा वाला जो कमीशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्राइड की बात कर रहे हैं, अगर आप सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो पुख्ता होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार अटैक हो जाए, आप पैरालाइज हों। तो जो आपका ट्राइड है, जिस सबमरीन बेस है, उसको दुश्मन कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता और वो पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी करेगा। तो ये भारत के अंदर काबिलियत है, 5 ही देश हैं जिसके पास ट्राइड की कैपेबिलिटी। नेवी एक ऐसा फोर्स है जो अंडर वाटर, सरफेस और एयर तीनों में ऑपरेट करते हैं। सबसे खूबसूरत बात है सर, कोई भी अटैक की बात आपने की, तीनों सेनाएं किस तरीके से मिलकर काम करती हैं, कोऑर्डिनेशन लाजवाब होता है। देखो ये भी सच्चाई है कि हम अभी और इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब थिएटराइजेशन होने वाला है, जो कि अब आप देखें CDS बन चुके हैं। मैं आपको और ये second बता रहा था, CDS एयरक्राफ्ट आ चुके हैं सर, और ये पहली बार आपको इतनी क्लियरली दिख रहा है, इतना अच्छा। और जो धुन बजाया जा रहा है वायुसेना का, उसका नाम है साउंड बैरियर। और जो जहाज ऊपर आ रहा है वो MiG-29 वाच फॉर्मेशन, ये एकदम बिल्कुल जब एयरफोर्स का, सर वायुसेना का बैंड है, बिल्कुल वायुसेना का बैंड है एंथनी डेनियल के नेतृत्व में। और ये आगे बढ़ जो रहा है। धुन बजा रहा है इसका नाम है साउंड बैरियर। आपको पता है जो साउंड बैरियर। सुपरसोनिक आप जब जाते हैं आप साउंड बैरियर क्रॉस करते हैं, तो इसलिए साउंड बैरियर सुपरसोनिक जो प्रोविंस है उसका है। And behind Air Force Band is the यस, आई highest मीन जब भी marching ब्लू यूनिफॉर्म देखते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लड के कलर भी और ब्लू ये हो देखिए चुके हैं। सर, जो वायुसेना का मार्चिंग दस्ता है वो आ गया है। स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह गराती के हाथ में इसका नेतृत्व। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोराइथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख, दामिनी दिलीप और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोरसी भी इसमें शामिल हैं। इसके बारे में बताइए, आप तो बेहतर बताएंगे इसके बारे में। बिल्कुल, आप अगर देखिए कितना स्मार्टली टर्न आउट है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि ये बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जीते, और काफ़ी 2-3 बार जीत भी चुके हैं। और ये जो सोल्जर्स है सारे इंडिया से लाया जाता है सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए। और इसके पीछे जो है, आप जो जॉइंट सर्विस की जो बात कर रहे थे, इस बार एक DMA का टैब्लो है पहली बार, जिसमें एक सलामी मंच के जॉइंट सामने ऑपरेशन सेंटर तीनों आपको सेनाओं दिखाया जा के रहा है। अगर आप संयुक्त देखेंगे ऑपरेशन को नेवी का दर्शाती ऑफिसर है, डिपार्टमेंट एयरफोर्स ऑफ मिलिट्री और आर्मी अफेयर्स की सब झांकी एक जॉइंट कमांड में बैठे, जो सेनाओं फ्यूचर के जो समन्वय वॉरफेयर और का है एकीकरण को वो बढ़ावा जॉइंटनेस देने में। वाले और विजन DMA जो है, ये दृष्टिकोण को CDS के साकार साथ ही करते हुए DMA का भी क्रिएशन पहली किया बार गया है। झांकी इनका काम है ये गणतंत्र दिवस सिंक्रनाइजेशन, परेड जो में शामिल हो रही है। ऑपरेशनलाइजेशन, लॉजिस्टिक, यहाँ इस सब में जो तीनों सेनाओं का सिंक्रनाइजेशन joint लाए, operation ये है। और ये दिखाया जा रहा है तीनों सेनाओं का। क्या है सर ये तीनों सेनाओं के जो एयर आर्म्स है, उनका पायलट्स अलग अलग जो उनका यूनिफॉर्म है, ये दिखाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तीनों सर्विस से एक जहाज का मॉडल है और एक कंबाइंड ऑपरेशन सेंटर, जहां से ये तीनों सर्विस का जो एयर आर्म है इसको कंट्रोल किया जा रहा है। मैंने कोऑर्डिनेशन की ही बात की थी, कैसे ये कोऑर्डिनेशन बनता है तीनों सेनाओं के ये बीच जो में? आपको तीनों सेनाओं के बीच में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत एक ऐसा देश था कि जहां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वो अलग अलग लड़ रहे, और वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं उनमें थिएटराइजेशन होगा। थिएटराइजेशन का मीन एक थिएटर कमांडर होगा, उसके पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों एलिमेंट्स होंगे। अब हम थिएटराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए CDS बनाया है। अब आने वाले टाइम में 3 थिएटर बनेंगे, एक बनेगा पाकिस्तान की तरफ, एक बनेगा चीन की तरफ, और एक बनेगा मैरीटाइम कमांड। इसका मतलब कि इतना जॉइंटनेस होगी कि तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो तीनों एक ही कमांडर के नीचे होंगे, और वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इंटीग्रेशन और लॉजिस्टिक, जहां डुप्लीकेसी थी उसको भी दिया जाएगा। इसका मतलब पैसा भी खर्च कम होगा। आप
कॉम्पिटेंट भी होंगे, आप मोर पोटेंट भी होंगे, और आप एक प्रकार से जॉइंटनेस की तरफ भी जाएंगे। और नॉट टू फॉरगेट इंडियन कोस्ट गार्ड। एक चीज बहुत खास है इंडियन कोस्ट गार्ड के कि ये एकमात्र अर्धसैनिक बल है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो बाकी अर्धसैनिक बल है जैसे बीएसएफ वगैरह ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इतना बड़ा जो मैंने पहले भी बताया था मैरीटाइम कोस्ट लाइन जो हमारा है उसको डिफेंड करने के लिए हमेशा आपको नेवी नहीं कर सकते, लेकिन जो पायरेसी वगैरह जो होते हैं, जो आपका जो तट का जो सिक्योरिटी है वो कोस्ट गार्ड करते हैं। कोस्ट गार्ड भी एक ऐसा वर्सेटाइल आर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। इनका जो एयर विंग है बहुत ही काबिल विंग है और इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो इसके चलते अगर अब फ्यूचर में जो इनका जो एयर विंग है वो बहुत ही काबिल बन जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फोर्स है जो नेवी के साथ तालमेल के साथ काम करते हैं और पीस टाइम में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ देखने कोस्ट गार्ड में कैसे है कि सी को बांटा हुआ है कि जो 100 किलोमीटर से आगे है तो इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी, और उसके बाद जो है 100 किलोमीटर से लेके कोस्ट तक जो है कोस्ट गार्ड करेगी। कोस्ट गार्ड एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी। इसके बारे में भी जरा बात करेंगे। डीआरडीओ की झांकी है रक्षा कवच, और ये श्री सचिन कुमार वैज्ञानिक ई डील देहरादून के नेतृत्व में इसको दिखाया जा रहा है। ये इसकी भी बड़ी भूमिका होती है। हाँ बिल्कुल, देखो डीआरडीओ को क्या कह रहे हैं कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। किसी समय में जैसे हम कह रहे थे कि भारत हथियार बनाने लगा है, तो डीआरडीओ का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि अगर आप देखें जिस प्रकार से आपने अपनी मिसाइल सिस्टम किया है, ये भी डीआरडीओ ने ही किया है, इसरो ने किया है, साथ में डीआरडीओ, तो इनका बड़ा महत्वपूर्ण और ये देखिए सर, प्रलय हथियार डीआरडीओ ने बनाया है इसे। 400 किलोमीटर से अधिक है इसकी रेंज। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ये जो है। ये 400 किलोमीटर रेंज बहुत ही उम्दा होता है और ये इंडियन मेड है। मैं आपको जो बता रहा था कि ये जब इंडिया में कुछ बनता है तो इसका जो टेक्नोलॉजी जैसे वर्ल्ड के बढ़ते रहते हैं ना, तो हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोई लिमिटेशन नहीं होता। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी लेनी नहीं किसी से। नहीं, टेक्नोलॉजी तो आपको देखिए, टेक्नोलॉजी सब कुछ आप खुद नहीं बना सकते, लेकिन जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होता है, जब प्लेटफॉर्म आपका होता है तो जो भी टेक्नोलॉजी उस टाइम में अवेलेबल होता है उसको अपग्रेड करने के लिए आपको किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है। इसमें सरकार कितना रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट सरकार का जो काम है वो है अपना जो पॉलिसीज ये असम राइफल्स का सर दस्ता आ गया है। असम राइफल्स मार्चिंग दस्ता कर्तव्य पथ पर ये नजर आ रहा है। इस टुकड़ी का नेतृत्व 29 असम राइफल्स के कैप्टन करणवीर सिंह कुंभावत कर रहे हैं। देखो असम राइफल जो है वो एक प्रकार से सीएपीएफ में काउंट किया है, होम मिनिस्ट्री के नीचे होती है। एक अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सब बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है तो उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, बांग्लादेश के बॉर्डर को भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, और जो बॉर्डर है चीन के साथ उसको इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस करती है, और जहाँ पर आती है भूटान की और आपके नेपाल की तो उसको एसएसबी करती है, और जो म्यांमार के साथ है उसको करती है असम राइफल। तो ये एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। असम राइफल जो है भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है, और ये होम मिनिस्ट्री के नीचे है। हाँ, और इसका आदर्श वाक्य है कर्तव्यम सर्वोत्तम, और इसका वॉर क्राई है दुर्गा माता की जय। अच्छा, एक चीज और देखना पड़ेगा, जो हम बात कर रहे थे डीआरडीओ को जो प्रलय बनाया है वो इतना सक्रिय है, उसको जैम नहीं कर सकते, वो 100%। बहुत अच्छा। ये सर इसके बारे में बताइए। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बैंड दस्ता है जो सीआरपीएफ का। हाँ, तो ये बैंड तो हर एक के पास है, बैंड की ट्यून बजाई जा रही है जैसे आपने पता होगा। तो वाकई अरे देखो सीआरपीएफ है, रक्षक बज रहा है। हाँ, रक्षक। देखो ये भी सच्चाई है कि सीआरपीएफ एक ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। इसमें कोई शक नहीं कि जब भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं तब भी आप सीआरपीएफ का इस्तेमाल करते हो, कहीं राइट्स हो जाते हैं तब भी आप सीआरपीएफ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज सीआरपीएफ। और बहुत ही सबसे और बहुत ही पुरानी है, इसमें कोई नहीं। और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये भी एक बॉर्डर गार्डिंग के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। हमारे देश में शायद जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनका जो नंबर है शायद वन ऑफ द हाईएस्ट है। इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो अर्धसैनिक बल है, कुछ डिफरेंसेस होता है आर्म फोर्सेस के साथ, लेकिन ये भी आर्म फोर्सेस जैसा ही है।
सो इसलिए जो उनका जो रोल्स है वो बहुत अलग है। सीआरपीएफ की पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता है ये, और इसकी कमान है असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम। इसके साथ सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी कुर्वे और सब इंस्पेक्टर दीपिका संभाल रही हैं। और इनका जो ड्रेस है आप देखिए कितनी बढ़िया है। इनफैक्ट पुलिस फोर्सेस का जो ड्रेस है, इसके बाद दिल्ली पुलिस का भी कंटिजेंट आएगा, उनको एक समय पे 10-12 साल तक उनको कंटिन्यूअसली बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट मिलता रहा, क्योंकि उनका जो ड्रेस था ना, उनका उनमें एक अलग ही रौनक होता। तो आर्म फोर्सेस को क्या है, उनको एक ट्रेडिशन मेंटेन करना होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस वगैरह यूनिफॉर्म में ये चेंज होती रहती है क्या? आर्म फोर्सेस का तो नहीं होता, वो ट्रेडिशन करते वक्त के साथ चेंज कर सकते हो। सीआरपीएफ वगैरह में होते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का दस्ता भी- आरपीएफ है, रेलवे पुलिस बल का। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। जो रेलवे पुलिस फोर्स का है, देखो ये है क्या, ये है प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे के जो एसेट्स हैं। रेलवे के अंदर कोई क्राइम होता है तो उस समय रेलवे पुलिस फोर्स कम्स इन एक्शन। और ये भी अगेन आपको एक चीज़ और माननी पड़ेगी कि ये लोगों को पता नहीं होगा कि एक टेरिटोरियल आर्मी भी है, उसके अंदर एक रेलवे टीए भी है। और रेलवे जो टेरिटोरियल आर्मी है, क्योंकि मैंने 2.5 साल टेरिटोरियल आर्मी का हेड था 2012 से 2014, तो 1974 के बाद आज तक कभी स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास टेरिटोरियल आर्मी है। 12 टीए यूनिट्स हैं जो कि रेलवे टीए। तो ये जिस तरीके से आरपीएफ है, इनके साथ हमारा बहुत मिलाप के साथ काम होता है। और ये दिल्ली पुलिस का विमेन बैंड है। बिल्कुल। पहले मुझे पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस में एक विमेन बैंड भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके पीछे जो दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिजेंट है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल प्लेस मिलता है क्योंकि नेशनल कैपिटल है, और शायद वो अकेला पुलिस फोर्स है जो एक स्टेट पुलिस फोर्स है, लेकिन रिपब्लिक डे में आते हैं। तो लेकिन नेशनल कैपिटल में होने का कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। उन्हीं के स्टेट में हो रहा है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की। रिपब्लिक डे की ये शायद खूबसूरती है कि पूरे देशवासियों को पता चलता है हमारी सेना में कितने कलर्स हैं, कितने अलग अलग तरीके की शक्ति प्रदर्शनियां। और ये आप देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस का कंटिजेंट, मैं जैसे आपको बता रहा था कि बहुत सालों तक ये जीतते रहे, उसके बाद ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, और इनका मार्चिंग में एक अलग जोश होता है। और इस बार भी वो दिख रहा है शांति, सेवा और न्याय। बिल्कुल। और दिल्ली में जो इतना बड़ा नेशनल कैपिटल है, इसमें शांति बनाए रखना और एक देश का इज्जत का सवाल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और इसके बाद जो आ रहा है ना, वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है, जो बीएसएफ का कैमल कंटिजेंट है और सीमा सुरक्षा बल का। देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले जो कैमल थे वो भारत की फौज में भी थे, क्योंकि कैमल आर द शिप्स ऑफ द डेजर्ट्स। अगर आपने जो लड़ाई लड़नी है डेजर्ट्स में, तो आपके पास कैमल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कम से कम 700 किलोमीटर का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ मिलता सदन वाला, उसके अंदर आपका डेजर्ट्स है। लेकिन सर आज टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई, आज भी क्या इस्तेमाल बहुत हो सकता है। देखो क्या बात है, कहीं टेक्नोलॉजी भी मात खा जाती है, और इसलिए हाँ आपकी बात में दम है। इसीलिए इंडियन आर्मी में से जो कैमल हटा के टैंकों का इस्तेमाल और बीएमपी का इस्तेमाल, मगर क्योंकि बीएसएफ एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और उसको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, और इसलिए सबसे अच्छा डेजर्ट के अंदर पेट्रोलिंग के लिए आपके हैं जो कैमल। ये तस्वीरें दिखाते हैं कि हम अपनी परंपरा को भूलते हैं। कैमल माउंटेड बैंड अब देखिए, मतलब और कैमल्स को देखिए कितने सज धज के आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। नेतृत्व मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय कर रहे हैं, और जो धुन बज रही है वो है हम हैं सीमा सुरक्षा बल। मैं कैमल में चढ़ा है, और उसमें बैलेंस मेंटेन करना एक डिफिकल्ट काम होता है, और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ के धुन में बैंड बजाना, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट है, बीएसएफ ये जो बैंड है, हाँ बिल्कुल बीएसएफ का जो Color me with beauty, color me with grace, and color me with melody. Beauty in motion, gliding across Kartavya Path today. हम हैं सीमा सुरक्षा बल तो ये इसकी धुन बज रही है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल की धुन। और
और ये देखिए अब राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता। आगे एनसीसी कितना अहम है सर? देखो एनसीसी का एक समझना पड़ेगा कि एनसीसी एक इंस्टिल करता है डिसिप्लिन, ये सच्चाई है। ये फर्स्ट स्टेप है डिफेंस फोर्सेस के लिए। अगर आपका यूथ को आपने डिसिप्लिन करना है तो एनसीसी कंपलसरी करें, क्योंकि एनसीसी से आने से एक प्रकार से यूथ में डिसिप्लिन आता है, वही जरूरत है देश को। और इसमें से जो एनसीसी है ये भी समझना पड़ेगा, एनसीसी आने के बाद आप जो डिफेंस फोर्सेज में जा सकते हैं और आपको सहूलियत है, आपको रिटन टेस्ट देने और की ये जरूरत सर इनकी धुन, आप एसएसबी में इनका बैंड भी आ गया और इस बैंड को भी सुना देते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत कदम अच्छा। कदम बढ़ाए जा एंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Proud, loud and strong, the Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys. शाले के नेतृत्व में ये आगे बढ़ रहा है। एनसीसी को लेकर के बड़ी सजगता, जैसे आप लोग भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत अनुशासन जरूरी है, तो इसमें दिखता है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। अगर आपने अपने यूथ में एक डिसिप्लिन लाना है और तो मुझे लगता है एनसीसी तो कंपलसरी होनी चाहिए पूरे स्कूल और कॉलेज में। मुझे याद है पैर में छाले आ जाते हैं, फिर भी इतना देशभक्ति भरा जाता है यूथ में कि वो रुकता नहीं है। तस्वीर बदल गई है। ये राष्ट्रीय जब सेवा योजना का मार्चिंग, ये जब नेशनल कैंप में आते हैं, ये एनसीसी एनएसएस वगैरह जो रिपब्लिक डे के आसपास होता है, उसमें आपको देश को चारों ओर से लोग आते हैं। उनका एक जो एक्सपोजर होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो इनको फ्यूचर में बहुत एक अच्छा जगह पे रखते हैं। जो मल्टी कल्चरल हमारा कंट्री है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग जो आप एक जगह पे रह के आपको समझ में नहीं आता, वो एक बार जब आप कैंप में आ जाते हो और वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री से, जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हो, साउथ से मिलते हैं, वेस्ट से आ रहे हो, ईस्ट से मिलते हैं, तो ये एक जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो कैंप होता है 1-1.5 महीने के इधर जो दिल्ली कैंप में होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है। तस्वीर बदल गई है। मास पाइप एंड ड्रम बैंड दस्ता है ये, और मेजर प्रतिसन की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है ये दस्ता। जय जन्मभूमि की धुन बजा रहा है। सुनते हाँ, जो पाइप बैंड में बता रहा था, ये पाइप बैंड इन्फेंट्री यूनिट में होते हैं। तो ये मास इसलिए है कि हर एक यूनिटों से लिए हुए हैं, यूनिट और रेजिमेंट। ये फाइटिंग फोर्स के पास ही है जो इन्फेंट्री है पाइप बैंड, बाकी कोई बरकरार नहीं करता इसको। और जैसा मैंने बताया था, इसका महत्व है। सर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की झांकी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये वो चीजें हैं जो भारत ने इतने सालों में अचीव किया है, पाया है। इसके बारे में सर कुछ बताइए। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, अगर आप देख रहे हो उधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट प्रीएम्बल है, उसका फोटो है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन वो धरोहर है जिसपे हमारा देश जहाँ पे खड़े है, उसका ये बेस है। अगर आप देखेंगे कि जब इंडिपेंडेंस आया है, जो पाकिस्तान हमसे अलग हो गए, वो एक अलग रास्ते में गए, लेकिन हमने जो हमारा जो सबके लिए जो न्याय, सेक्युलरिज्म, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है, ये इंडिया को आज तक इधर लेके आया और एक ऐसी जगह पे ला दिया। ये देखिए तस्वीर फिर से बदल गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय गौरव को लेकर के ये प्रदर्शनी आपके सामने है। और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी, जनजातीय गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विशालगत झांकी है ये। देखो ये सच्चाई है कि ये इसको ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है, और ये दिखलाती है कि कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपने फॉरेस्ट को मेंटेन करें, अपने कल्चर को मेंटेन करें। ये दर्शाता है क्योंकि ट्राइबल एरिया में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं कि फॉरेस्ट का भी, पेड़ों का भी, इसका। तो ये एक प्रकार से आपको बहुत अच्छा लेसन भेज रहे हैं। जैसे आपने बोला मुंडा का नाम लिया, बिरसा मुंडा, वो उसकी यही तो काबिलियत तो क्षमता थी। और मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा मैसेज भेज रहा है पूरे यूथ को और पूरे देशवासियों को कि आपको डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, आपने पेड़। गोवा की झांकी आ गई है। आज गणतंत्र दिवस परेड में ये झांकी आकर्षण का केंद्र है। इसकी थीम है स्वर्णिम गोवा, विरासत और विकास। इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का जो एक मेल गोवा में मिलता है, वो शायद और ही कहीं मिलता है, क्योंकि जो पोर्टुगीज कॉलोनी थे ये पहले, तो वहाँ पे जो कल्चर है, अगर आप देखेंगे, वो देखिए गिटार में देयर इज
टिपिकल मिक्स ऑफ वेस्टर्न एंड द इंडियन कल्चर। और अगर आप गोवा में जाएंगे तो छोटा स्टेट है लेकिन बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है और इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा स्टेट है। और दुनिया में मुझे लगता है कि अगर इंडिया के नाम किया जाता है तो स्पेशली जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए गोवा का नाम बहुत ऊपर आता है कि वो सब चाहते हैं कि एक बार गोवा में आके घूमें। गोवा बहुत सुंदर जगह है और जो कल्चर जो गोवा का है, जो मिक्स है, ये बहुत यूनिक है। बिल्कुल। और ये आ गई पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। देखो ये उत्तराखंड की दिख रही है। बिल्कुल, उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म, क्योंकि ये गढ़ है। अगर आप देखें उत्तराखंड के अंदर कितनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, वहाँ पर आप विंटर स्पोर्ट्स भी का भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सच्चाई है उत्तराखंड। और आपको पता ही है आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चलेगा, लागू हो जाएगा। बिल्कुल। और ये पहला ऐसा राज्य होगा पूरे देश का। और इन्होंने बहुत एक्सरसाइज कर दी है, इन्होंने काफ़ी होमवर्क करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे। अब बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। आपको बता दें कि यहाँ ना सिर्फ उत्तराखंड की ये अहम है चुनरी, बल्कि ज्वेलरी से लेकर यहाँ का लोक नृत्य तक इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया। आगे आ गई झांकी हरियाणा की, और हर साल हम देखते हैं यहाँ पर खिलाड़ियों को बहुत तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल। मैं तो अभी हरियाणा से हूँ, हरियाणा में रहता हूँ, दो आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बट हरियाणा एक स्टेट है जहाँ पे खेल कूद को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और अगर आप देखेंगे ओलंपिक्स में या उनका जो आधा कंटिजेंट तो हरियाणा से ही होता है। और इस बार कुरुक्षेत्र की झलक से दिख रही है। बिल्कुल। और कल्चरली अगर देखेंगे तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, जो हम हिस्ट्री में ये सब नाम सुन के बड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध, पानीपत के युद्ध, ये सब हरियाणा में ही है। और हरियाणा टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ रहा है, कोशिश किया जा रहा है। वहाँ पे जो गुड़गांव आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद, ये सारे बेल्ट्स जो है एनसीआर के आसपास है, हरियाणा में है। और हरियाणा एक मिलजुल बना रहा है टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल के बीच। और ये देखिए आ गई झांकी झारखंड की। बेहद खास ये राज्य है, चाहे जनजातीय दृष्टि से हम देखें, चाहे पॉलिटिकल दृष्टि से देखें। और ये लोक नृत्य के साथ साथ यहाँ ये स्कूली बच्चों को यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरीके से एजुकेशन को इम्पोर्टेंट किया गया है झारखंड में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस के, वो भी झारखंड से है जी। और झारखंड एक माइनिंग का एक गढ़ है। रतन टाटा जी, इस बार उन्हें समर्पित लग रही है ये झांकी। बिल्कुल, क्योंकि जो जमशेदपुर है वो झारखंड में है और जो टाटा ने एक शहर को पूरा बनाया। सो टाटा का जो उनका एक्चुअली नाम, हम बचपन से उसको टाटा नगर ही जानते थे, जो जमशेदपुर का, क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ। और टाटा नगर, सो एक शहर का नाम एक इंडस्ट्री हाउस से जुड़ा रहना, आप समझ सकते हैं कि उस इंडस्ट्री का कितना योगदान रह चुका है उस शहर का डेवलप करने में। तो झारखंड के साथ टाटा ग्रुप का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है और ये इधर दर्शाया जा रहा है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी आ गई है और यहाँ पर दिखाया गया शक्ति स्वरूपा ममता मई माँ, किस तरीके से। सच्चाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। और ये सच्चाई है कि किसी तरीके से आपने इम्पोर्टेंस देना है लड़कियों पे, बच्चियों पे, माओं पे, कि एक वुमेन का फोकस है इसमें। सच्चाई है कि कहते हैं वो समाज प्रोग्रेस करता है जहाँ पर औरतों को इक्वल सम्मान मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। झांकी कितनी खूबसूरत। हाँ, ये देखें, आप देखें, और आप देखें कि किस प्रकार से दिखाना है कि आज औरतें हर एक स्फेयर के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला भी संभालती है, कॉर्पोरेट का लीडरशिप भी करते हैं, मल्टीपल फोर्सेस में गैलेंट्री अवार्ड भी लेते हैं। तो मतलब, और ये अब देखिए गुजरात की झांकी आ गई है। गुजरात जो आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत और विकास की थीम पर आधारित है और विकास को लेकर के गुजरात को खास तौर पर दिखाया गया है। सरदार पटेल की मूर्ति आपको दिख रही है, पिछले दिनों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीरें भी दिख रही हैं यहाँ पर। और अभी विकास को दिखाया गया है किस तरीके। ये जो है आप देख रहे हैं हवाई जहाज जो है, ये वडोदरा के पास C295 का फैक्ट्री अभी एयरबस और टाटा ग्रुप के बीच में बनाया गया है। और ये पहली बार के कोई प्राइवेट इंडस्ट्री एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वही हवाई जहाज बनाते थे। ये पहली बार कोई प्राइवेट इंडस्ट्री टाटा और एयरबस मिला के वडोदरा के पास C295 जहाज बना रहे हैं। महीने पहले इस
इसकी बिल्कुल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, शायद शुरुआत है, क्योंकि अगर देखिए यूरोप में या यूएसए में जो इंडस्ट्री है वो प्राइवेट इंडस्ट्री है। आंध्र प्रदेश की जी सर, ये आंध्र प्रदेश का एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश जो पहले एक ही प्रदेश था, उसमें दो हिस्से हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश अपनी कैपिटल बना रहा है, जो सिकंदराबाद हैदराबाद। खासियत सर, ये जो खिलौने जो आप जो देख रहे हैं, ये 400 साल पुरानी लकड़ी के बने हुए हैं। यही और ये इसकी खासियत है शिल्प परंपरा के, और इस लकड़ी का नाम है घोतक। घोतक लकड़ी की वजह से ये खिलौने बने हुए आंध्र प्रदेश की झांकी में विशेष तौर पर दर्शाया गया कि हम पुराने परंपराओं को लेकर के कैसे आगे चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। और आपने एक चीज़ देखना, जो आंध्र प्रदेश आज की तारीख में डेवलपमेंट के मोड पे चला हुआ है, नई कैपिटल बनाना, नया इंडस्ट्रियल सेटअप करना, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो आंध्र प्रदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट बनने वाली है देश की। और ये आ गई पंजाब की झांकी, आप देखिए, और यहाँ पर पंजाब जैसे ही जहन में आता है किसान एकदम से जहन में आ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बैल नजर आ रहे हैं, और साथ ही बेहद ही खूबसूरत झांकी यहाँ पर आपको नजर और ये जो आ रही है। पीछे आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं महान सूफी संत बाबा शेख फरीद। उनकी मनोहर छवि को दर्शाया गया है। और ये देखिए, उन्हीं की वजह से कैसे वो थे, क्या उनका जीवन था, उनके जो पीछे लोग चलने वाले हैं वो उस दिशा को दर्शा रहे हैं। चूंकि पंजाब मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए झांकी के शुरुआती दौर में बैल को दिखाया गया है, ताकि ये पता चले कि पंजाब किसान प्रधान है, जैसा कि अभी आरजू ने कहा। देखो, अगर आप देखें, भारत देश अगर फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हुआ, तो इसमें पंजाब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हरियाणा का बहुत है, क्योंकि मैं तो हरियाणा का रहने वाला ही हूँ, और इसी प्रकार यूपी, जो वेस्टर्न यूपी है उसका भी। ये तीन ऐसे प्रांत हैं कि आपको याद होगा कि किसी टाइम में हम PL 480 लेते थे यूएस से, आज हम भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट। ये सर आपके सामने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से है। नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना। ये जो रिन्यूएबल सोलर को ये लेकर, सोलर पैनल्स अब देख रहे हैं, इंडिया में एक रेवोल्यूशन हो चुका है, और आगे बहुत स्कोप और है। ग्रीन एनर्जी की बात करें। यस, बिल्कुल, जो ग्रीन एनर्जी है ये फ्यूचर है, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल वाला एनर्जी से ज़्यादा दिन नहीं सस्टेन कर सकते, और इसीलिए जो इंडिया जैसे जहाँ पे डेजर्ट्स है, बहुत तेज चलने वाला हमारा इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, जहाँ पे विंड एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड। और बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के जो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें लखपति दीदी को दर्शाया गया है। इसकी बड़ी चर्चा थी पिछले दिनों, आज जो बहुत बार प्रधानमंत्री ने जिक्र किया मन की बात में, तमाम तरह के मंत्रालयों ने भी प्रमोट किया, वो दिख रहा है आपको। और ये जो स्कैन ये है देख रहा है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो फीमेल, वो ये कह रहे हैं लखपति दीदी की भाई छोटे काम स्टार्ट करके अभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, कि आप रूरल एरिया में भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। ये लखपति दीदी का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये फास्ट कैच कर रहा है पूरे रूरल एरिया में, कि आपके अंदर उत्तर प्रदेश का हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी आ गई। बहुत अच्छी बात। हरियाणा का जिक्र किया, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, आध्यात्म से जुड़े विषय महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विकास और विकास की भव्यता प्रदर्शित की जा रही है, और कैसे 2025 महाकुंभ शानदार तरीके से इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या का आसन, ये देखिए पूरी तरह से ये झांकी आपको धार्मिक नजर आएगी। और ये सनातन को समर्पित लग रहा है। एक और है, आपने यूपी में भूल गए डिफेंस कॉरिडोर। यूपी के अंदर नदन इंडिया में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने हैं भारत में, एक बना है यूपी में नॉर्थ में, और एक साउथ में बना है तमिलनाडु में। जो ब्रह्मोस मिसाइल के भी कुछ पार्ट जो यहाँ बन रहे हैं, आपके AK-203 बरेली में बनी है, और वहाँ पर इंडस्ट्री का एक प्रकार से रिवोल्यूशन हो गया है उत्तर प्रदेश में, स्पेशली योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल सर, लेकिन इस बार की जो झांकी है पूरी तरह से महाकुंभ से समर्पित। 144 ईयर्स में एक बार आते हैं ये। और ये बिहार की भी जाके बहुत गया नहीं, पर एक महाकुंभ में ये देखो 40 करोड़ लोग Meditation, नहाएंगे, the land of ये piety. कोई बहुत बड़ी बात। अचंबा है, पूरे यूरोप में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। और ये देखिए गया की तस्वीर मेरे ख्याल से है, ये खुद बिहार की झांकी है। झांकी, और बहुत गया का जिक्र ना हो बिहार की झांकी में हो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें बिहार की झांकी से देख रहे हैं। एक ही महात्मा ऐसा बुद्ध देश है का जिसके स्टैचू। अंदर 2 धर्म का वो है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का, दोनों का जो स्टार्ट हुआ है वो इंडिया से हुआ है, जी जी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। बिल्कुल। और यहाँ पर बिहार की झांकी आपने देखी, जिसमें बौद्ध गया की झलक दिखाई गई है, और इसके बाद
अब जो है वित्तीय सेवाएं Financial. विभाग वित्त मंत्रालय की ये झांकी है इंडिया में तो फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। बिल्कुल वो उसी को दिखाया गया है कि कैसे बैंकिंग सेवाएं बदली हैं, कैसे आने वाले वक्त में धन योजना काम हुआ अगर आप है। देखें कि कोई भी ठेले में ये देखिए बैंकिंग सेवा ही है, ये जो नजर आ रहा है बिल्कुल बैंकिंग डिजिटलीकरण सेवा, हो बैंकिंग चुका सर्विस। है आज बिल्कुल अंजीत। और हम देखते हैं कि कैश हो ना हो किसी के पॉकेट में, लेकिन जब हम यूपीआई बाहर आईडी जाते हैं देश के बाहर ये- तो हमें पता चलता है डिफरेंस। और इसकी योजना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वित्तीय योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये सारी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती है। इसलिए वित्त बहुत खास और हम सब के लिए वित्त बहुत खास है। और ये जो हमने बनाया ये फाइनेंशियल जो ईच एंड एवरी पर्सन जो है उनको जो मिल रहा है, इसका श्रेय हमें बाद में मिलेगा। जी। ये जो और अभी ये आ गया है मध्य अपना प्रदेश का, मध्य प्रदेश हाँ, की और इसके अंदर चीता वाला दिखाए कि क्या दिखाया गया है कि ऊना जो रिजर्व श्योपुर जिले में हाँ, और उसके अंदर चीता को रिहेबिलिटेट करके और वहाँ पर अब चीता की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश चीता स्टेट बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल बन गया। और चीता की तो आपको पता फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है। और ये सच्चाई है कि चीता जो है ये एक प्रकार से भारतीय मूल का एनिमल है। इसको प्रोपेगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुना रिजर्व फॉरेस्ट में इसको दोबारा आप देखें, इसकी पॉपुलेशन है। और ये आसान 3-4 बात नहीं थी सर। आसान बात। ये अफ्रीका से लिया गया है, सो उनके लिए भी एक चेंज ऑफ हैबिटेट था। तो ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल हमें रहा है। याद है अभी जब भी कोई चीता पैदा होता है हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। ये आगे The next tableau commemorates 150 years of Mausam Bhavan और ये under the देखिए Ministry बिल्कुल of आरजू, ये Earth भारतीय Sciences, मौसम विभाग पृथ्वी showcasing विज्ञान its मंत्रालय transformative की ये झांकी है। contributions मौसम के to बदलते रंग meteorology and 150 society. वर्षों से IMD के साथ। मैं एक पायलट हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है और ये जो कृषि या जो मछुआरे हैं उनके लिए जितने हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा जो स्पेस प्रोग्राम जितना आगे बढ़ रहा है उतना एक्यूरेट होते जा रहा है, क्योंकि ये एक लीड टाइम देते हैं कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाले हैं तो उससे आपको तैयार करने के तो लिए। इतने साल हो गए आपको, क्या लगता है अब टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं? बहुत सारे आजकल आप इतनी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाई मिनट और आवर से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेदर पैटर्न कैसे होगा। और ये तो देखिए आज अब से जो पहले झांकी possible अगली नहीं था। झांकी है वो पशुपालन और डेयरी विभाग की है। महत्वपूर्ण यह है कि स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास, भारत की स्वदेशी गायों का सम्मान, सतत ग्रामीण विकास का प्रतीक इस झांकी में दिखाया गया है और खास तौर से गाय को इसमें दर्शाया गया है। देखो, गाय एक ऐसा एनिमल है जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। आप उसका दूध पी सकते हैं, आप उसका गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो एक प्रकार से यूरिन है वो भी एक प्रकार का मेडिसिनल वैल्यू है। इसीलिए अगर आप देखें भारत की संस्कृति में जो गायें हैं उसको पूजा जाता है, उसकी खासतौर पर वजह देसी गाय। देसी। अच्छा, अब ये आपने जो ऐड कर दिया कि हो क्या रहा था, जर्सी गांवों की तरफ एक प्रकार हुआ था, वो नहीं देश के अंदर रह सकते बिकॉज वो इस इलाके के नहीं है। जो रूरल एरिया जो यहाँ भारतीय मूल की गायें हैं वो शायद उनको इसलिए कि ज्यादा दूध देते हैं जर्सी गाय। बिल्कुल उसको हमने एक्सप्लॉइट तो किया, मगर हमने ये नहीं ध्यान दिया कि वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि स्पेशली उनको डिजीज होगा, वो इस गर्मी को सहन नहीं कर सकती। जो देसी गायें हैं वो सबसे बेस्ट है। और इसके बाद ये त्रिपुरा की बिल्कुल एक छोटा स्टेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। और अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक ट्राइबल कल्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चर है। और उनका जो वुडन जो बैम्बू का जो वर्क है वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। जो केन का जो फर्नीचर होता है इस एरिया में, असम और त्रिपुरा इस एरिया में होता है। और त्रिपुरा की खास बात ये है कि तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरे हुए। जी सर, बैम्बू से मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी। पहले तो सिर्फ घर बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, आज कपड़े बन रहे हैं। बिल्कुल। और म्यूजिक के दुनिया में भी सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन त्रिपुरा से आते हैं। तो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। और इसके बाद अब दक्षिण भारत की झलक देखेंगे हम। कर्नाटक की झांकी आ रही है, बेहद खूबसूरत। वहाँ के मंदिर बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, और स्टोन का काम होता है। ये देखो, इसमें सारा ये प्रकृति दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा पुरानी है और स्टोन को कार्व करके बनाया गया है। ये कर्नाटक की झांकी हम देख रहे हैं। और वहाँ की खासियत ये है कि आज भी हिंदू कल्चर वहाँ पर जिंदा है। मतलब जब मैं साउथ इंडिया में रही थी, मैंने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे लेडीज़ उठ जाती हैं, घर के बाहर रंगोली बनाएंगी, और वो पूरी परंपरा अभी भी कायम है कर्नाटका में। बिल्कुल, ये एक लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव की संपत्ति काशी,
मंदिर तथा उनके स्तंभों पे बना हुआ ये पूरा का पूरा कार्विंग से बना हुआ है, स्टोन की कार्विंग की गई। तो ये कर्नाटक के बाद अब आगे इंतजार हो रहा है दिल्ली की झांकी का। अब देखने वाली बात होगी दिल्ली में इस बार क्या ऐड किया जाता है। यूनियन दिल्ली से टेरिटरी पहले ऑफ दादरा दादरी नगर हवेली और दमन दमन एंड दीव छोटे छोटे जगह है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर। और आप देख सकते हो जो बर्ड सेंचुरी दिखा रहा है, ये गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर छोटे छोटे एनक्लेव्स है, लेकिन इसका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है। क्योंकि ये जो टेरिटरीज है, ये पहले कहीं पे डच थे, कहीं पे पोर्टुगीज थे, तो इनका जो एक ब्रिटिश इंडिया से एक सेपरेट कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा, और उनका जो लोकल, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत यूनिक। जैसे गोवा है, वैसे दमन दीव दादरा नगर हवेली, इसका एक यूनिक कल्चर है जो उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको उनसे अलग डिफाइन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बर्ड सेंचुरी और मोस्ट ऑफ देम आर कोस्टल स्टेट्स, क्योंकि यूरोपियन पावर्स थे वो कोस्टल नेवल पावर्स थे, तो इंडिया का कोस्ट में आके ज़्यादातर बसे। और इंडिया में तो बहुत सारे डच थे। ये अभी आपका दिल्ली आ गया, गई और दिल्ली है लाल बिकॉज किले की आपको प्राची की तरह। एजुकेशन सेंटर, ये भी सच्चाई है कि दिल्ली देश की कैपिटल भी है, और दिल्ली देश की जान भी है, दिल्ली देश का हार्ट भी है। और सच्चाई है कि दिल्ली की प्रगति बहुत इम्पोर्टेंट है देश की प्रगति। तो एजुकेशन का हब सेंटर है पूरे इंडिया का, तो इसीलिए आप देखेंगे कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है जब दिल्ली की बात आती है। और हम बदलेंगे देश का कल, ये ध्येय दिया गया है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं हम दिल्ली की झांकी की, जहाँ पर यूथ को एक तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। बिल्कुल। और क्योंकि कहा भी जाता है कि भारत युवाओं का देश है, ये भी सच्चाई है भारत युवाओं के, क्योंकि आप देखें 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी यूथ है, और यही भारत का फ्यूचर है। अगर आज का यूथ को आप कैपेबल बनाएंगे, उसको एजुकेट करेंगे, उसको ये काबिल करेंगे कि आने वाले समय में कि वो देश का नाम रोशन करे, तो पक्का करेगा। तो ये रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए अब इसके बाद पश्चिम बंगाल की झांकी आएगी, और ये देखिए अब पश्चिम बंगाल की झांकी आ चुकी क्या है। लगता है अपना स्टेट को वास्तुकला की दुर्गा पूजा और जो टेराकोटा वर्क है, जो उसके उसी थीम पर ही है, जो उसी जो theme पर है। मिट्टी को ये विष्णुपुर एरिया में ये टेम्पल्स बनते हैं, ये बहुत ही यूनिक है वेस्ट बंगाल के लिए। और जो डांसिंग आप देख रहे हैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का है, छऊ डांस, वो जो महाभारत और रामायण की कहानी है उसको दिखाता है। और ये बाउल्स जो आप देख रहे हैं, एक तारा बजा रहा है, जो बाउल म्यूजिक का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको बॉलीवुड में भी बहुत दिखेगा। और जो डांसर्स है, ये छऊ कहते हैं इसको, छऊ डांस, इट्स डांस फॉर्म फ्रॉम पुरुलिया। और ये इस एरिया में जो महाभारत की कहानी है, जो दुर्गा महिषासुर उसका जो वध है, ये सब दर्शाते हैं। और ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है। लेकिन ये टेराकोटा वर्क जो है ये बहुत ही यूनिक है वेस्ट बंगाल के लिए, और बहुत ही सुंदर है। और जो यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी बहुत ही दुनिया में माना जाता है। तो 26 जनवरी की झांकियों की ये खूबसूरत बात है कि जो लोग ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, उनको सारा कल्चर एक ही जगह पर मिलता है, इसीलिए टीवी के सामने सब लोग बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और अभी आप देखो कि ये चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी जो है, चंडीगढ़ की झांकी आएगी, इसका खसूसियत ये है कि ये कम्बिनेशन है मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का। और ये सच्चाई है कि चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिकल फिटनेस पे भी बड़ा ध्यान है। 300 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है जो कि वर्ल्ड में माना हुआ है, और डिसिप्लिन और बेहद खूबसूरती से बसाया गया है। हाँ, बहुत ही वेल प्लान्ड है, क्योंकि एक सबसे पहला टाउन जो इंडिया के अंदर वेल प्लान्ड है वो है चंडीगढ़। और 2 स्टेट की राजधानी पर कहने वाली बात ये भी है कि हिमाचल के भी बहुत लोग वहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा बोला कि हरियाणा और पंजाब दोनों अभी भी उसको राजधानी बरकरार रखे हैं, और हिमाचल भी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। और यकीन मानिए हिमाचल के मैक्सिमम युवा चंडीगढ़ का रुख करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है वहाँ और पर। ये देखिए अब संस्कृति मंत्रालय की झांकी आ गई है। ये झांकी प्रधानमंत्री के विकास भी विरासत भी दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसमें प्रदर्शित रूपों के माध्यम से सतत विकास और रोजगार सृजन, आर्थिक समृद्धि, संवर्धन और विकसित भारत 2047 की झलक आपको मिलेगी। और संस्कृति मंत्रालय की बड़ी भूमिका है इस पूरे इवेंट में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि 2047 तक हम डेवलप नेशन बने, और उसका रोड मैप बना लिया है। प्रधानमंत्री ने जैसे बताया है कि किस प्रकार से उसके अंदर माइलस्टोन लगाए हैं कि हम अपनी प्रोग्रेस को नापते भी रहेंगे, कि यकीन करें एज ए नेशन
कि हम 2047 तक डेवलप्ड नेशन में कैसे? देखो यही नहीं, अभी आपको पता 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 2030 तक हमने 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है। उसके बाद हमारे को ये है कि हमने जो पॉवर्टी लाइन से निकाली है पॉपुलेशन उसको डबल करना है। कहने का मतलब कि 2047 में अभी आपके पास 22 से 24 साल हैं कि आप करीब डेवलपिंग कंट्री से बहुत बड़ा और हम आगे बढ़ गए। कैसे लघु उद्योग की झांकी हमने देखी और पीएम मोदी आज बाहर जा रहे हैं तो जो नेता हैं बाहर के उनको वही गिफ्ट देते हैं जो देश में बने। ये झांकी आप देखिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ये झांकी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को और साथ ही आप देखिए समय का पहिया, अशोक चक्र और समय का पहिया दिखाया गया कि कैसे कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इस देश के विकास में पीडब्ल्यूडी का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय जैसे कि लोक निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद 75 इयर्स आज खत्म हुआ है। तो ये क्योंकि 76th है तो कंप्लीशन ऑफ 75 इयर्स एक टाइम है जब लुक बैक करने का, क्या हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स है, जो फाउंडिंग फादर्स के हमारे ड्रीम थे उसको पूरा कर पाए, कि आगे कुछ करना है। आई थिंक बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया और ये फ्लावर से बनता है। अम्बेडकर की ये जो तस्वीर बनाई गई फूलों से बनाई गई है। बिल्कुल, ये जो दिल्ली में बहुत सारे जो आपको कोई डिग्निटरीज भी आता है, ये पीछे जो फ्लोरल डिजाइन है ये भी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जाता है। तो इनका जो हॉर्टिकल्चर और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ये दिल्ली को सुंदर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये अपने आप में बहुत खास भी है क्योंकि पूरी दुनिया में आप चले जाइए तो भारत की अगर चर्चा होती है तो सड़कों को लेकर के चर्चा होती है, विकास को लेकर चर्चा होती है, इसलिए ये बहुत खास है। और इस मंत्रालय का योगदान इतना खास रहा है कि एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल, और इसके बाद अब देखना होगा कि कौन सी झांकी आती है और अभी कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा झांकी है। और इसमें 5000 से अधिक कलाकार हैं सर, 5000। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरे कर्तव्य पथ को ऑलमोस्ट कवर करेगा। कि ये जब परफॉर्म कर रहे होंगे, पहले ये पॉइंट आता था कि जब वीआईपी के लोकेशन पे ही आते हैं तभी परफॉर्म करते हैं तो दूसरों को नजर नहीं आता। जब ये परफॉर्म करेंगे तो पूरा कर्तव्य पथ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको वो आनंद ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फीडबैक होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाता है हर बार, और इसलिए अगर आप देखेंगे हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। जैसे इस बार ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है कि क्योंकि जो लोग बैठे रहते हैं पूरा अलॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफॉर्मेंस हमेशा वीआईपी के सामने होता था और जो बाकी लोग थे उनको सिर्फ इनको जाते हुए दिखते थे। सर ये कैसे रिहर्सल्स होती होंगी इसकी? ये बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं। और अभी तो मतलब 5000 लोगों के बीच में तालमेल और साउंड सब कुछ एक जगह से नहीं है, बिल्कुल ये देश के हर कोने से लोग आए हुए हैं। और ये पूरा रिहर्सल आप का जिक्र हो रहा था, कई दिन पहले से शुरू हो जाता है सब। तो यही इसलिए तो काबिले तो क्षमता दिखलाती है कि इतने दूसरे हर एक स्टेट से आए हुए इनको तालमेल करना और इकट्ठा एक प्रकार से आपको ये एक तरीके से इंडियन नेशन का जो थीम है सबको साथ लेके चलना, पूरा देश के विभिन्न जनजाति भाषा, हम हमारे देश में इतने सारे 800 से ज़्यादा डायलेक्ट बोला जाता है, इतने सारे लैंग्वेजेस है और सम ऑफ देम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बोले हुए भाषा है। मतलब इतनी डाइवर्स दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हमारी भाषा बिल्कुल, और एक गुलदस्ता है भारत के इसको एक 2 घंटे का परेड में दिखाना। ये आप देखिए सर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। अभी आप देखो ना, ये जब परफॉर्म कर रहे हैं, ये इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, कर्तव्य पथ पर जितने भी स्पेक्टेटर बैठ रहे हैं उनके सामने कोई ना कोई डिस्प्ले हो रहा है। तो ये पहली बार है कि जब हर एक स्पेक्टेटर के सामने कोई ना कोई डिस्प्ले होगा और इसको आप देखेंगे तैयारी करने में कितनी कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। इसकी तैयारी करवाई है संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा और इसके सहायक निदेशक हैं सुभाष नकाशे, अंकुर पठान, कल्पेश दयाल, संजय शर्मा और रंजीत गोगोई। बहुत काबिल तारीफ है, इसमें शक नहीं। इतने लोगों को रखना, इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन करना और अलग अलग विभिन्न स्टेट से ये आए हुए हैं, तो मुझे लगता है काबिल तारीफ। जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम
मम भारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम भारतम् देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे नमो नमः मातृभूमे नमो नमः गुणगान तेरा मम भारतम् करुगान तेरा मम भारतम् शतबार तेरा मम भारतम् सम्मान तेरा मम भारतम् मम भारतम् मम भारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी
मम भारतम् देवभूमे नमो नमः वेदभूमे नमो नमः त्यागभूमे नमो नमः मातृभूमे नमो नमः नमो नमः नमो नमः जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम भारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम् 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 जयति जय जय मम भारतम् भारतम् मम भारतम् जयति जय मम भारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम So there we are, viewers. That was literally a running commentary, or rather a dancing आधारित है commentary. जयति on जयति what मम भारत गीत की living रचना life and सुभाष tradition सहगल ने की है। culture in संगीत India all about. दिया है शंकर महादेवन ने और Well, now that we've lulled इसको your गाया है sensibilities हरीश into a world of भिमानी ने। music and ये melody, सर let us अपने आप में challenge अद्भुत your था sight और शानदार, जैसा कि हम with लोग चर्चा भी कर gravity रहे थे। divine and gravity मुझे लगता है ये redefined गेम चेंजर है। जिस प्रकार से इस पर डिस्प्ले किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोश दिखाया, ऐसा लगता है ये पहले तो हुआ नहीं, सच्चाई है, मगर इस बार जो किया बहुत ही महत्वपूर्ण था। और सच्चाई ये है कि इसको दिखलाता है कि डेडिकेशन और किस प्रकार से इसके अंदर कोऑर्डिनेशन हुई और कितनी इसके अंदर आप कह सकते हो मेहनत की गई कि सारा का सारा 5000 के करीब जो आर्टिस्ट हैं वो पूरे कर्तव्य पथ पे इकट्ठे परफॉर्म कर रहे थे। मुझे लगता है कि अद्भुत ये कह चलिए, सकते हैं। वैसे भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग हैं। लैंग्वेज बैरियर आया होगा जब रिहर्सल्स हुई होंगी, कैसे सिखाया गया होगा, बेहद मेहनत। बहुत अच्छी बात इसमें है, ये आपने ठीक कहा, इतना आसान नहीं था इनको ट्रेन करना, इनको एक प्रकार कोऑर्डिनेट करना, मगर काबिल देखिए रोमांच अब शुरू हो चुका है, इसके बारे में भी बताइए सर। सिग्नल ये रोमांच है और ये जो जवान है मोटरसाइकिल प्रदर्शन, सेना के जवान मोटरसाइकिल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सेना के सिंगल कोर के मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम, जिसे द डेयर डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है, उनका प्रदर्शन आप देख रहे हैं। अद्वितीय प्रदर्शन के साक्षी वहां लोग मौजूद बन रहे हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षित और साहसी राइडर्स अपनी असाध रणकौशल और अदम्य साहस और टीम वर्क के लिए प्रसिद्ध हैं। आज वे सिर्फ अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित करेंगे, जो उनकी असाधारण क्षमता और समर्पण की ओर और अधिक सशक्त बनाएंगे। ये देखिए सर, देखो ये सच्चाई है कि हाँ, ये कहते हैं कि ये ओपनिंग सलूट विद द बुलेट विली, ये वो था, और उसके बाद लैडर सलूट है ये, और इसके बाद आएगा द पीक डेविल फॉर्मेशन। इसके पीछे आएगी जो पीक डेविल फॉर्मेशन है, जो कि अब की बार आप देखेंगे कि जितने
इसके पीछे आएगी डेविल्स के बहादुर, इसके बीच ये, इसके पीछे शत्रुजीत। हाँ, शत्रुजीत लास्ट में आएगा। जी। शत्रुजीत, हाँ, ये आ गया द 3 पीक डेविल्स डेविल डाउन। फॉर्मेशन, और अभी आएगा शत्रुजीत। ये अपने आप में बहुत ही खास है, और ये देखिए कैसे एक बैलेंस है ये अपने आप में ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और आप देखिए, हाँ, मतलब दिखने में बड़ा आसान लगेगा, मगर ये आसान नहीं लग रहा सर दिखने में भी। वो भी ठीक है। दिखने में भी ये टफ लग रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। कितना प्रैक्टिस ये मगर इसके अंदर कितनी प्रैक्टिस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो इसमें और लांस इसके नायक कोऑर्डिनेशन चाहिए। सुमित अभी आप कुमार देखें, ये यादव हैं शत्रुजीत सर। है, और 7 अन्य डेयर डेविल्स हैं मोटरसाइकिलों पर। ये बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला, जैसे हम बात भी कर रहे थे। बचपन से जब हम परेड देखते थे तो यही सोचते थे, ये लैपटॉप में बैलेंस भी कैसे काम कर बनता रहे होगा। हैं चलते चलते, कि वो लैपटॉप में डेमोन्स्ट्रेट। मगर एक चीज़ का ध्यान रखो कि सिग्नल्स जो हैं भारत की फ़ौज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है, ये लड़ाई के दौरान आपको पूरा कम्युनिकेशन देते हैं, इवन ड्यूरिंग व्हेन यू आर एडवांसिंग। और ये टीम और आप वर्क देखिए, ये जो सोर्ड टाइप का, ये एक एंटेना है जी। जो इनका जो मेन कोर जो वर्क है सिग्नल्स का, वो दिखा रहा है। एक एंटेना, सोर्ड एंटेना कहते हैं इसको, ये कम्युनिकेशन एंटेना है। और ये देखिए फ्लैग के साथ मरकरी पी मार्करी पीक। ये मरकरी पीक है। फिर इन्फो वॉरियर्स आएंगे आपके, ये इन्फो वॉरियर्स हैं। अगर आप देखें, ये जो हैं जो कॉम्बैट ड्रेस में हैं वो इन्फो वॉरियर्स हैं। और अभी आपके पास आएगा लोटस। बिल्कुल लोटस फॉर्मेशन में आपके देखो ये दिख रहे हैं, ये लोटस फॉर्मेशन है। और उसके बाद आएगा ह्यूमन पिरामिड, वो है जो कि एक प्रकार से काबिल तारीफ है। ये हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है। 9 मोटरसाइकिल हैं कुल इसमें, और 33 मैन पिरामिड तैयार किए हुए हैं। बल, जोश, समन्वय, अभ्यास, धैर्यशीलता और विवेक की सिनर्जी का साझा प्रदर्शन मानव पिरामिड के जरिए यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब अनुपम सर बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट अब आने वाला है। देखिए, वो फैशन शो में कहते हैं ना, शो स्टॉपर्स। तो फाइनली एंड ऑफ द डे, आई थिंक बचपन से भी। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा 30 साल हो गए एविएशन में, बहुत घंटे उड़े फाइटर्स में, लेकिन अभी भी जब भी मैं कोई फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉर्मेशन में ऊपर से जाते हुए देखता हूँ, या कोई भी एयरक्राफ्ट को, मैं अभी भी बच्चे की तरह जाके ऊपर देखता हूँ। बस अभी सर देखने वाले हैं आप। बिल्कुल। और मेरे बच्चे पूछते हैं, आप इतने साल से फ्लाइंग कर रहे हो, लेकिन ये ऐसा चीज़ है ना, हमेशा से बड़ा। और ये जो होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ फ्लाई पास देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको ये रोज देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है कि पहले जैसे एयरफोर्स डे परेड जो होता था, वो सिर्फ दिल्ली में होता था। तो पिछले 3-4 साल से जो आर्मी डे, एयरफोर्स डे का जो परेड है, ये इंडिया का सारे कोने में हो रहा है। जैसे इस बार चेन्नई में हुआ था, इसके पहले चंडीगढ़ में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ है। सो जो इंडिया के पार्ट्स में जो लोग हैं, खाली दिल्ली में ही नहीं, उनको भी देखने का मौका मिले कि हमारा आर्म फोर्सेस कैसे। इस बार आर्मी डे का परेड जो पूना में हुआ था, सो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप तैयार रहिए। अजय बिल्कुल। फॉर्मेशन, सतलुज फॉर्मेशन, मैं फिर से अर्जन बता रहा हूँ, फॉर्मेशन, रक्षक फॉर्मेशन, इन सारे फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए। 30 साल के सर्विस में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी 26 जन। हमेशा टेंशन रहता है कि विजिबिलिटी कैसे रहेगा, जहाज ऊपर से जाता है दिखता नहीं है। लेकिन इस बार जैसे कि भगवान ने 75th ईयर का गिफ्ट दिया है कि ये, और पहला जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बता दूं, ये अजय फॉर्मेशन है जो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर का है। और लास्ट ईयर तक ये जो फाइटिंग हेलीकॉप्टर का फॉर्मेशन था, इसमें एक बड़ा यूनिक चीज होता था। एक कॉम्बिनेशन होता था जिसमें एक इंडिया मेड हेलीकॉप्टर, एक रशियन हेलीकॉप्टर, एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर एक साथ फ्लाई करता था। शायद ही दुनिया के किसी देश में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल था। लेकिन इस बार जो है, ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर का फॉर्मेशन है। ये एक, आप ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं, ये हवाई जहाज से लिया गया है। और पायलट को ये जो व्यू है, ये सामने लगाया जाता है कैमरा, तो इनको ये व्यू दिख रहा है। और आपको दिख रहा है जो उनका जो विंगमैन है वो कैसे है। और ये ऊपर से ड्रोन शॉट्स है, जो एक यूएवी ऊपर रहते हैं कंट्रोल करने के लिए। और उनसे आपको जो दिल्ली का वो अपाचे, ये अपाचे हेलीकॉप्टर से यू कैन सी दैट। ये अटैक हेप्टर जो है अमेरिका से लिए हुए हैं, अपाचे अटैक हेप्टर। 2 स्क्वाड्रन है इंडिया के पास। इसको विक फॉर्मेशन कहते हैं, विक्ट्री फॉर्मेशन। जो वी है ना, इन्वर्टेड वी में एक जहाज आगे रहते हैं और साइड में 2, इट इज लाइक एन इन्वर्टेड
वी, इट्स अ बिग फॉर्मेशन। और जो ऊपर है वो एक रडार है अपाचे हेलीकॉप्टर का, जो और हेलीकॉप्टर एक स्लो मूविंग प्लेटफॉर्म है और उसके साथ जो फाइटर्स है उसका जो तालमेल यहाँ पे जो हवाई जहाज है वो इसका अलग अलग स्पीड है। कोई 400 किलोमीटर में फ्लाई कर रहा है, कोई 800 के एमपीएच में फ्लाई कर रहा है, लेकिन उनका जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, इसका जो फायर पावर है, इसका जो रडार है, इसका जो एक नेटवर्क जो रडार आप ऑन टॉप देख रहे हैं, ये नेटवर्क करते हैं, बहुत ही डिवास्टेटिंग फायर पावर है। एंटी टैंक वॉरफेयर में ये प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो वर्ल्ड के इनका जनरल काम है आर्मी का जो आर्मर्ड फोर्सेस है उनके साथ में काम करने के लिए फॉर एंटी टैंक वॉरफेयर। सर इसके लिए भी लगातार प्रैक्टिस होती देखनी होगी। पड़ेगी आपको। बिल्कुल आपका जो फ्लाइंग प्रैक्टिस है ये हमेशा आपका, कोई मुझे पूछता है तो आप लोग रोज क्यों फ्लाइंग करते हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि तेंदुलकर अगर एक सेंचुरी करना चाहते तो वो शायद 10 साल के या 8 साल की उम्र से रोज नेट प्रैक्टिस करते, तभी जाके वो। सो ये वो एक दिन के लिए जब आपका ज़रूरत है, जब आपका प्रोफेशनलिज्म सामने आने की ज़रूरत है, उसके लिए प्रैक्टिस रोज करना पड़ता है। और ये जो आप अगला फॉर्मेशन देख रहे हैं सतलुज फॉर्मेशन है, जिसमें 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दोनों साइड में, ये HAL द्वारा, ये जर्मन एयरक्राफ्ट है और इंडिया में बनाया जाता है। और आगे जो है रशियन एयरक्राफ्ट है AN-32, ये भी विक्ट्री फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे हैं। इसका नाम है सतलुज फॉर्मेशन, क्योंकि AN-32 का जो नाम है वो सतलुज है। अगर आप देखिए AN-32 100 से ऊपर जहाज इंडिया में है। इंडियन एयरफोर्स का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए एक मेन स्टे है। और जो डॉर्नियर है ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर्पस पे यूज किया जाता है। और ये नेवी में इसका एक और रोल है मैरीटाइम वॉरफेयर का, एयरफोर्स में भी इसका अदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रोल में इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ है जो AN-32 है, किसी ज़माने में हमारे पास AN-12 भी होता था, वो फेज आउट हो गया काफ़ी बार। AN-32 है, अभी हमने IL-76 भी लिए हैं, C-130 हरकुलिस भी लिए हैं, वो हमने अमेरिका से लिए हैं, C-13J हरकुलिस भी लिया है। ये रक्षक फॉर्मेशन आ गया। ये रक्षक फॉर्मेशन है जो 3 डॉर्नियर 228, मैं जैसा आपको बता रहा था, इनका मैरीटाइम रोल भी है। ये कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट है और इनका स्पेशल रोल होता है मैरीटाइम। इनमें मैरीटाइम रडार वगैरह होते हैं। इनका काम है मैरीटाइम सर्विलेंस, क्योंकि आपका जो बोट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कोस्ट में, वास्ट कोस्ट एरिया को मॉनिटर करते हुए, लेकिन इनका जो सोफिस्टिकेटेड हाईटेक रडार होता है उससे इनको पता चलता है कि कौन सा बोट है, कहाँ पे है, कोई अगर ऐसा कोई बोट है जिसमें ध्यान देने का जरूरत है, और वो सरफेस जो शिप्स है उनको जल्दी से इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो ये स्पेसिफिक नाम अंडमान कैसे दिए निकोबार जाते हैं, कमांड जैसे में भी अर्जुन, रक्षक, हाँ, ये एक बार और देखो, अंडमान निकोबार रक्षक से रक्षक, जो अर्जन फॉर्मेशन है उनका जो जहाज का एक नाम होता है, जैसे AN-32 का इंडियन नेम है सतलुज, जी इसलिए वो सतलुज फॉर्मेशन है। और ये सारे जहाज का नाम है सतलुज के इसलिए कि ये नौसेना में के भी काम आता है। AN-32 का जो इंडियन नाम है सतलुज, जैसे बाज फॉर्मेशन था, MiG-29 के इंडियन नाम है बाज। मैं एक MiG-27 पायलट हूँ, मेरा जहाज का नाम था बहादुर, और उसका जो NATO नेम था वो था फ्लॉगर। सो सब जहाज के एक नाम होते हैं, इंडिया में भी एक नाम है। और जो अगला फॉर्मेशन है अर्जन फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा था, सामने एक C-130 जो एक बहुत ही वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और दोनों साइड में C-295 एयरक्राफ्ट है जो मैंने आपको बताया था अभी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है बिटवीन टाटा एंड एयरबस। बात बताइए, ये सब देख के अभी पाकिस्तान के क्या हाल हो रहे हैं? उसको भी अपने हाँ देखो ऐसा है, आगे बढ़ चुके हैं। ये सच्चाई है। एयर पार पाकिस्तान में एयर पार में हमें ये देखना है कि हमारी 2 एडवर्सरी, हमारा चीन भी है और पाकिस्तान भी, तो हमें दोनों तरफ तैयार रहना है। वर्स्ट केस सिनेरियो है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारे को 2 तरफ लड़ना पड़े, तो हमारी जो एयर पार की भी इतनी क्षमता होनी चाहिए वो है। और ये सच्चाई है कि पहले हम जो एयरक्राफ्ट थे ज़्यादातर रशियन ओरिजिन थे। ये देखिए, ये है अर्जन फॉर्मेशन, इसमें सॉरी नेत्रा फॉर्मेशन, इसमें एक एवैक्स एयरक्राफ्ट, आप पायलट के अंदर के व्यू देख रहे हैं। ये जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसमें रडार होते हैं जो देखिए जो रडार है आप जितना ऊंचा से देखेंगे उतना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। तो एक अगर ग्राउंड रडार बहुत कम डिस्टेंस का देख सकते हैं तो। और ये जो नेवी का जहाज है इसमें MiG-29 और नेवी का जो अटलांटिक एयरक्राफ्ट है उसका एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, जिसमें जो नेवी का जो कोस्ट का जो प्रोटेक्शन है ये करते हैं। मैरीटाइम रिकॉनेसेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बोइंग का जहाज है और साथ में नेवी का 2 MiG-29 एयरक्राफ्ट है।
सर, एक जब चीज़ नई आपको टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट अच्छा, आ जाए- एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जब हम अपाचे की बात कर रहे थे, ये अटैक हेप्टर है, ये बेसिकली टैंकों के अगेंस्ट है। मगर जब ड्रोन्स आए हैं, आरजू ये सुनो, ये जब से ड्रोन्स आए हैं स्पेशली आर्मेनिया और अजरबैजान की जीत में ड्रोन, इसी प्रकार रशिया ये देखिए जो पीछे आ रहा है ये वॉटेक्स फॉर्मेशन होता है और ये सामने जो जहाज है ये C-17, इनका यूएस का नाम है ग्लोब मास्टर। ये इंडिया को एक बहुत बड़ा एज देता है जहाँ पे इंडियन ओशन का जो लिटरल एरिया है वहाँ पे आपका प्रेजेंस और आपको बहुत जल्दी अगर आपका आर्म फोर्सेस या कोई आपका जो सिटीजन्स है वो कहीं पे स्ट्रैंडेड हो जाता है, उनको पिकअप करना है, तो ये जहाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक स्ट्रैटेजिक रीच के लिए। तो ये C-17 एयरक्राफ्ट जो इंडियन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। ग्लोब मास्टर बिल्कुल इससे तो हमने उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट किया। बिल्कुल, मतलब ये कोई भी इतने बड़े बड़े चीजें लेके ये जा सकते हैं। आपका टैंक को ले जा सकता है। और अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका 14 को लेह लद्दाख में, कि वहाँ पर आपने अभी जो आगे बेसिस बना दी हैं न्योमा के अंदर भी, आपके DBO के अंदर भी, आज आपके अटैक हेप्टर और आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट भी DBO भी न्योमा में लैंड कर सकते हैं। ये देखिए जैगुआर एयरक्राफ्ट, ये जैगुआर अमृत, क्योंकि अमृत काल जो 5 जैगुआर विमानों का एरोहेड फॉर्मेशन तैयार दिस इज अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। ये बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन के हैं लेकिन अभी HAL बैंगलोर में बनता है और ये अभी इंडियन जहाजी हो चुका है। इसमें काफ़ी सारे मॉडर्नाइजेशन में आपके बहुत सारे इंडियन इक्विपमेंट लगने के बाद, और ये अभी भी इंडियन ग्राउंड अटैक के लिए एक मेन स्टे है। और आप जो देख रहे हैं जो फ्यूल जेटिसन करते हैं इसमें बहुत ही सुंदर व्यू आता है। ये जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर व्यू है। कैसे होता है सर ये जो फ्यूल किसका साइन होता है? कौन सा चीज, ये जो पीछे फॉर्मेशन बन रहा है, ये जो फ्यूल होता है ना, थोड़ा सा आप छोड़ते हैं ताकि आपको दूर से दिखे। इसका और कोई महत्व नहीं होता है, ये आपको ताकि पब्लिक को दूर से दिखे, नहीं तो आपको स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारा तो ट्रेंड आई है, हम देख सकते हैं, लेकिन ये ताकि लोग दूर से इनको देखे इसलिए ये फ्यूल छोड़ते हैं जो हवा में जाके एक वाइट स्मोक बनते हैं। और ये मेरे ख्याल से रफाल है। नो ये जैगुआर एयरक्राफ्ट है। जैगुआर के बाद फिर बजरंग फॉर्मेशन यानी रफाल का आने का वक्त हो जाएगा। रफाल एयरक्राफ्ट है। नजर आएंगे। हाँ, और एक चीज़ देखना, रफेल के हमारे पास 2 स्क्वाड्रन है, एक हमने नॉर्थ में किया डिप्लॉय और एक ईस्ट में किया, और वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो गेम चेंजर है। अब भारत जो है आने वाले समय में जो आमका है जो बनाएगा वो 5th जनरेशन की तरफ जाएगा। तेजस मार्क 2 है जिसके इंजन लगेगा G414 जो अमेरिका से मिलेगा, वो भी एक प्रकार से 5th जनरेशन होगा। और सच्चाई ये है कि भारत के अंदर ये आप देख रहे हैं रफाल आ गया, ये नई जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। खूबसूरत इसलिए हम इसको शो स्टॉपर कह रहे थे। ये रफाल आप देखिए कितना खूबसूरत है। ये 6 रफाल। अभी हमारे देखिए, पास रफाल जहाज जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत इसका जो मार का क्षमता है। इनका जो led by squadron leader Amol Garg, squadron leader Mihir Vivek Chaudhary, squadron leader Sarthak Kumar, squadron leader Mohit Tyagi, squadron leader Arun Atre, and squadron leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम, 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए ट्रेनिंग कैंप उनको बर्बाद कर सकते हैं। सर, जो एडवांस जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स आते हैं तो जो पुराने एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका क्या मतलब, उनका भी इनको इस्तेमाल अपग्रेड किया जाता है, लेकिन सारे जहाज का एक टेक्निकल लाइफ होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। जैसे जो जहाज मैंने फ्लाई किया MiG-27 वो मेरे साथ रिटायर हो गया। फिर इसके बारे में ये त्रिशूल फॉर्मेशन सुखोई 30 इंडिया का सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट अगर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का है वो सुखोई 30 का है, जो लाइसेंस ये नहीं ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होता है अपना नासिक में, औजार में, जहाँ पे लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये ओरिजिनली एक रशियन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका नाम है MKI, तो इंडिया के लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड है जिसके एवियोनिक्स पैकेज वगैरह जो रशिया में फ्लाई करते हैं उससे बहुत ही अलग है। और ये जो जहाज है आप देख रहे हैं पीछे जो फ्यूल मैंने आपको बोला था ये डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए, लेकिन इसके बाद जो जहाज आएगा सुखोई 30 वो आपको रफाल वो जो करता है उसको कहते हैं वर्टिकल चार्ली। वो तो बहुत अद्भुत होने वाला है। यस 900 किलोमीटर। और ये देखिए त्रिशूल बनाता है हवा में तो ऊपर चला जाता है और एक त्रिशूल फॉर्मेशन बनाता है। ये जो Su-30 है जो रशियन एयरक्राफ्ट है ये भी काफ़ी देशों में है,
और भारत के पास सुकोई MKI है, 30 MKI, जिसको हमने थोड़ा चेंज किया है, जो भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब तो से, जब और हम उसको छोटे भी थे, मैन्युफैक्चर इंडिया में करते हम हैं। ये सोचते थे कहाँ से एकदम से उड़ान भरते हैं एयरक्राफ्ट और कहाँ एकदम गायब हो बहुत जाते दूर दूर से आते हैं ये सारे जहाज जो है, कोई अंबाला से उड़ता है, कोई जोधपुर से उड़ता है, और सब आके एक जगह आके एग्जैक्ट टाइम पे उधर पहुंचता है। जो परेड का थोड़ा बहुत आगे पीछे है उसका कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन चलता है। सर ये रफाल और ये रफाल आ रहा है, ये जो मैन्यूवर करेगा इसका नाम है वर्टिकल चार्ली। ये आके एक हाई स्पीड ऊपर जाएगा और जाते जाते अपने आप को रोल करेगा। देखिए ये बहुत ही सुंदर, और जब जाएंगे ये अपना पायलट को देखें, अगर पायलट जो होगा उसके अंदर उसको मतलब अप एंड डाउन, पायलट जब खुश होता है वो वर्टिकल चार्ली करता है, वो हवा में जाके रोल ये करता है। कर्तव्य पथ से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर है, 300 मीटर की ऊंचाई पर है कर्तव्य और आप पथ देख सकते हैं जब ये रोल कर रहे हैं, इसका जो पायलट का जो बर्ड्स आई व्यू है वो कैसे दिखता है। बताइए सर इसके बारे में, रोमांचक है ये, ये बहुत ही रोमांचक है, और इसका कॉकपिट के अंदर रोमांच और ज्यादा होता है। मैं इतना बता सकता हूँ, जब आपको लगता है नीचे मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है शायद कोई बच्चा बैठ के सोच रहा है कि मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, रफाल चलाने के लिए भी कोई विशेषज्ञता चाहिए सर? बाकी विमान ये तो एक मतलब आपका वैकेंसी के ऊपर है, लेकिन हाँ आपको फाइटर पायलट होना होगा, आपको बेसिक ट्रेनिंग जाना होता है, लेकिन उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका वैसे कोई अलग कुछ मापदंड नहीं होता। Shown specially Anyway, for आपको youth who fighter are pilot specially बनने के placed लिए you have to be cameras. the best. And what a glorious day for a glorious fly past. Lovely sunny day, a gorgeous blue sky. तो ये अपने आप में अद्भुत था रफाल का जो ये और एक चीज ध्यान having रखना कि witnessed the रफाल grand की finale वर्टिकल of our चलना है, और 76th Republic भारत Day चाहता है कि रफाल celebration. जैसे 4.5 Well, we के can मिसाइल see एयरक्राफ्ट exhilaration and excitement क्योंकि आपके of पास the जो parade's जरूर elements है, मिराज settling 2000 down है, in a मिग 29 feeling of है, warm ये भी धीरे contentment धीरे and आने वाले समय में satisfaction. फेज आउट हो जाएंगे। तो Getting आपको rooted in national 42 pride and स्क्वाड्रन की sentiment. जरूरत है अगर आपने दोनों तरफ Settling overall कवर presence करना है, here. और अब वो घट के हमारे Well, it's 32-33 interesting to रहेंगे, note और that आगे भी कम हो even सकते हैं, though इसलिए this भारत event ने is a रोड regular मैप बना feature दिया every है year, कि each नए time एयरक्राफ्ट we कब watch इंडक्ट it, होंगे। there जिस is a प्रकार से special तेजस kind मार्क of 1, novelty तेजस to मार्क these 1 अल्फा celebrations. और तेजस मार्क 2 आएंगे, though the और parade उसके and बाद आम का Kartavya जो Path in New Delhi एडवांस मीडियम concludes. कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत The में बनेगा। celebrations इस बार रक्षा मंत्रालय के not end. बजट पर इसके लिए खास As नजर Indians, रहेगी। we have so और ये much अब to तैयारी हो celebrate. रही है राष्ट्रपति के वापस solid, जाने की, inclusive राष्ट्रगान and होगा, deeply उसके valued बाद सुनाई दे रहा है जो रफाल and एयरक्राफ्ट guides का our जो journey मैरीटाइम वर्जन as a है republic. वो उसके लिए भी An aspirational and young शायद बहुत ही जल्दी population कुछ with होगा, limitless तो potential वो डेक लैंडिंग के लिए, to एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग economies के in लिए, India और and for आगे those जैसे कि across the एक world प्लान है and for हमारा, the diversity लेकिन that enriches सारे रिक्वायरमेंट challenges, इंडिजिनाइज एयरक्राफ्ट से पूरा नहीं हो सकता, and क्योंकि nourishes. आपका जो वास्ट एरिया है जो Awaiting the एयर arrival डिफेंस के लिए of the ज़रूरत है वो President's बहुत बड़ा है bodyguard, इंडिया and का we एयर can see them स्पेस। coming तो लेकिन for धीरे धीरे हम national इंडिजिनाइजेशन anthem, को and then they will escort प्रोग्रेस कर the रहे Supreme हैं, और Commander of the Armed Forces, ये the स्टार्टिंग President of पॉइंट ऑफ द India, जर्नी से Srimati पहुंचना तक शायद Draupadi समय लगे, लेकिन ये and जर्नी our बहुत chief guest इंपॉर्टेंट for रहेगा। today. अंगरक्षक वापस आ गए हैं राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति को वापस ले जाने के लिए। राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रपति यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगी, और इसी और प्रधानमंत्री की गाड़ी भी वहाँ पर नजर आ रही। लेकिन पिछले 3-4 घंटों में हम लोगों ने स्टूडियो के अंदर बैठ कर चर्चा की, वक्त का पता हम नहीं लोग इतने सच्चाई है। रोमांचित थे कि वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला, बिल्कुल ठीक है। और ये अद्भुत दृश्य, एक दृश्य। हाँ देखो, सच्चाई ये है, इसी को कहते हैं कि देश की शक्ति को आप डिस्प्ले करो पूरे वर्ल्ड। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बीच में एक जो वो आया था ब्लू जैकेट में जो लोग बैठे हुए थे, ये पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है। ये जो पूरा गैलरी वगैरह जो फूल का काम, ये जो देश के विभिन्न प्रांत से जो लेबर आते हैं और ये बनाते हैं, उनके लिए स्पेशल गैलरी का बंदोबस्त किया जाता है जहाँ पे वो लोग बैठ के ये देखते पिछले हैं। 3-4 साल बिल्कुल, से ही शुरू लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक है, आप सब कुछ बनाते हैं, लेकिन जिस दिन परेड होता है उस दिन आपका जगह नहीं होता। मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा। Marching salute! Marching back! जय
The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency. शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का। सर, जैसे कि आज 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन तिरंगे हर जगह हमें दिख जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में दिख जाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन, उसके 7 दिन बाद वही तिरंगे हमें सड़क पर नजर आते हैं। तो सेना में मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या रूल्स है, आप कितना गंभीरता से लेते हैं? हम तो देखो देश के लिए जान लुटाने को तैयार हैं, ये सच्चाई है। देश का झंडे के लिए आप अपना जान निछावर कर सकते हैं। तो ये दुख की बात है जो आपने पॉइंट रेज किया, ये हमें एज ए देशवासी समझना चाहिए कि जो भारत का झंडा है वो भारत की आन और शान है। अगर हम आज उसको उठा के डिस्प्ले कर रहे हैं तो कल वो सड़कों पे गिरे तो इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं। सोल्जर के लिए एक नेशनल फ्लैग, अगर आप नेशनल फ्लैग देखो क्या है, 3 कपड़ा स्टिच किया हुआ, बीच में आकर्षक स्तंभ, लेकिन वो फ्लैग जो सिंबल है एक सोल्जर के लिए सबसे गर्व की बात होता है। अगर उनका शहादत होता है, उनके बॉडी के ऊपर नेशनल फ्लैग चढ़ाया जाता है। ये एक यूनिक जो प्रिविलेज है एक सोल्जर के है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये नेशनल सिंबल्स है और इसका जो ये देश का प्राइड है। तो इसलिए ये जो सेंस है एनसीसी, एनएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो देश की जनता है उनको बोलना और समझाना ये जरूरी है कि ये आपका एक नेशनल सिंबल का प्राइड होता है। ये इसके लिए लोग जान दे देते हैं एक फ्लैग के लिए। आप फ्लैग फॉर द फ्लैग्स यू हैव पीपल हैव गिवन डाउन देयर लाइफ।